अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावल सुतु लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। कमरे में गहरी खामोशी थी। वो दोनों सर झुकाए खड़े थे। सामने सरबराही कुर्सी पर बैठी वो संजीदगी से इन्हें देख रही थी। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप पर रेड कोट, लंबे बालों को ऊंची पोनी में कैद किए हुए वो हमेशा की तरह बहुत खूबसूरत लग रही थी। झगड़ा किसने शुरू किया था? इन दोनों को खामोश देखकर उसने संजीदगी से पूछा। मैंने। कुछ देर की खामोशी के बाद वलीद बोला। क्यों? आपी? वो शहीर ने महक का हाथ पकड़ा था और बदतमीजी भी की तो इसने वलीद को मजीद बोलने से रोका। ठीक है, तुम दोनों जाओ। इसने गोया बात ही ख़त्म कर दी, क्योंकि वह जानती थी कि वलीद के दिल में महक के लिए क्या जज्बात हैं। उससे अंदाज़ा हो गया था क्या होगा। वलीद और मोहसिन के जाने के बाद वह फंदी हाउस जाने के लिए बढ़ गई। इसकी गाड़ी तेजी से अफंदी हाउस में दाखिल हुई। वो राहदारी की तरफ मुड़ गई। अफंदी हाउस में बगैर इजाज़त कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन वो महज जान शाह थी। किसी में भी इसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। महर को वहाँ आए हुए अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि शहीर अफंदी आता हुआ दिखाई दिया। आइए आइए महर शाह, आज आप यहाँ का रास्ता कैसे भूल आई हैं? शहीर खवासत से बोला। मिस्टर शहीर अफंदी, शाह ख़ानदान की इज़्ज़त का हाथ पकड़ने की हिम्मत की है तुमने, सज़ा तो मिलनी चाहिए ना तुम्हें। कहते हुए इसने गार्ड को इशारा किया। इससे पहले कि शहीर कुछ कहता, गार्ड ने आगे बढ़कर इसके बाजू पर फायर कर दिया। अफंदी हाउस में शहीर की दिलखरेश चीखें गूंजी। शहीर के आदमी में से किसी की हिम्मत नहीं हुई महर को रोकने की, क्योंकि महजर जान शाह के काम में दखल देने का अंजाम वो जानते थे। और हाँ, आइंदा मुझे महर शाह नहीं, महजर जान शाह कहना। कहते हुए वो बाहर निकल गई। तेरे कदमों में बिछा देंगे अपनी खुशियाँ, तेरी जिस्त में कोई गम ना रहने देंगे। वो टेरेस पर खड़ी किसी गहरी सोच में गुम थी जब जरजान ने पीछे से अपने हिसार में लिया। जर आपका भाई, वो खुशी से जरजान के गले लगती हुई बोली। जब मेरी प्रिंसेस मेरे बारे में सोच रही थी, वो मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा, तो आपको कैसे पता कि मैं आपके बारे में सोच रही थी? मैं जरजान के गले में बाहें डालते हुए बोली। मुझे पता है, मेरी प्रिंसेस मेरे बारे में ही सोच रही थी, इसने कहते हुए महर की नाक दबाई। वो अभी कुछ कहने लगी थी जब आसिया बेगम वहाँ आ गई। महज जरजान, बेटे जल्दी नीचे चलो, तुम्हारे दादा ने तुम दोनों को बुलाया है, आसिया बेगम ने कहा और नीचे की तरफ बढ़ गई। कॉन्फ्रेंस रूम में सब बड़े मौजूद थे। आफ्ताब शाह, दादा हुक्म, जहांगीर शाह, आफाक शाह, आसिया बेगम, मायरा बेगम, जरजान और महर। सब संजीदगी से दादा हुक्म की तरफ मतवज्जो थे। अगले हफ्ते शाहवेज आ रहा है। दादा हुक्म की बात पर सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। और मैं चाहता हूँ कि इस बार शाहवेज शादी करके वापस जाए, इसलिए मैंने शाहवेज की शादी मशर से करने का फैसला किया है। दादा जान ने सबके सरों पर धमाका किया। बाहर खड़ी मशर खुशी से झूम उठी। आखिर वो जिस मकसद से इस घर में आई थी वो पूरा होने जा रहा था। ये नहीं हो सकता। महर की बात पर सब चूंकि शाहवेज भाई किसी और लड़की को पसंद करते हैं। सबको अपनी तरफ मतवज्जो पाकर महर बोली। कौन है वो लड़की? आफ्ताब शाह ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो पहले से जानते थे महर इस फैसले से एतराज़ ज़रूर करेगी। वो जानते थे महर किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देगी। शानज़े अहमद, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। बड़ी मामा आप कल जाकर रिश्ता ले आए, तैयारियों की फिक्र ना करे, मैं देख लूँगी, कहकर महर चली गई। इसके हुक्म पर दादा जान मुस्कुराए। जैसा महर ने कहा वैसा ही होना चाहिए, वो कहकर चले गए। सबके चेहरों पर इत्मीनान था। सब जानते थे महजर जान शाह गलत फैसला नहीं करेगी। आफ्ताब शाह के 3 बेटे और 1 बेटी थी। बड़े बेटे जहांगीर शाह और बहू आसिया बेगम के 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा जरजान शाह का अपना अलहदा बिजनेस था। इससे छोटे महक और मोहसिन थे, वो दोनों अभी पढ़ रहे थे। आफ्ताब शाह की शादी अपनी कज़न मायरा बेगम से हुई थी। आसिया बेगम और मायरा बेगम दोनों बहनें थी, इसलिए उन्होंने घर को अच्छी तरह संभाल लिया था। इनके भी 3 बच्चे थे। बड़ा शाहवेज जो आर्मी में था, इससे छोटे आयज़ा और वलीद थे। नायला बेगम की शादी लंदन में आफ्ताब शाह के दोस्त के बेटे सलमान से हो गई। उनके बड़े बच्चे मशल और हसीब जुड़वा थे और छोटी बेटी अबीहा थी। आखिर में आज़म शाह और उनकी बीवी समरीन थी। शादी के 2 साल बाद महर पैदा हुई थी। आज़म शाह और समरीन बेगम एक हादसे में वफ़ात हो गई। महर और जरजान का निकाह आफ्ताब शाह ने बचपन में कर दिया था। महर की परवरिश मायरा और आसिया बेगम ने मिलकर की थी, इसलिए महर इन्हें बड़ी मामा और छोटी मामा बुलाती थी। महर दूसरी लड़कियों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जरजान और महर एक दूसरे से जुनूनियत की हद तक इश्क करते थे। दिन ब दिन इनकी मोहब्बत बढ़ती गई थी। घर के सभी लोग महर से बहुत प्यार करते थे। आफ्ताब शाह ने शाह विला के तमाम इख्तियारात महर को दे रखे थे, लेकिन नायला बेगम महर से सख्त नफरत करती थी। उनकी नज़र जायदाद पर थी और ये बात महर जानती थी। मशल और एहसन भी अपनी माँ जैसे थे, पर उनकी निस्बत अबीहा बिल्कुल अलग थी। वो भी महर से बहुत प्यार करती थी। जब भी नायला बेगम और मशल
शाह खानदान के साथ कुछ गलत करने लगते, महर दीवार बन के उनके सामने खड़ी हो जाती। महर गोद में लैपटॉप रखे काम में बिजी थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे छोटी मामा, आप आइए ना। महर मायरा बेगम को देखकर बोली, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया बेटा? वो महर के पास बैठते हुए बोली, बिल्कुल नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली, बेटा मैं आज शाज़े के घर गई थी, उन्होंने हाँ कर दी, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि कल से ही तैयारी शुरू कर दूँ। मायरा बेगम ने कहा, ठीक है छोटी मामा, आप शॉपिंग वगैरह शुरू करें और मेरी शॉपिंग भी कर लेना आप। और बड़ी मामा, आपको पता है ना शादी की शॉपिंग वगैरह का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं। वो बोलकर लैपटॉप की तरफ मतवज्जो होगी। मायरा बेगम मुतमिन सी होकर चली गई। हेलो मशल बेटा, क्या हुआ? नायला बेगम बेसब्री से पूछा। वही जो हर बार होता है, फैसला मेरे हक में होने ही वाला था कि लेकिन हमेशा की तरह वो महर बीच में आ गई। मशल गुस्से से बोली, क्यों? अब क्या किया उसने? करना क्या है, शावेज किसी लड़की को पसंद करता है, उसी के घर रिश्ता भिजवा दिया और उन्होंने हाँ भी कर दी और अब शादी की शॉपिंग हो रही है। मशल ने इन्हें सारी बात बता दी। आय हाय मशल, तू एक लड़की को नहीं संभाल सकती? वो तब कर बोली, मॉम आपको लगता है कि मैं महजर जान शाह को संभाल सकती हूँ? क्या हो गया है आपको मॉम? उससे कोई नहीं संभाल सकता, इम्पॉसिबल। वो हैरानगी से बोली, हाँ हाँ पता है मुझे, कितना अच्छा होता ना अगर ये भी आजम भाई के साथ ही मर जाती। नाला बेगम जहर उगल रही थी। खैर तुम फिक्र ना करो, आ रही हूँ मैं पाकिस्तान। वो मशर को तसल्ली देते हुए बोली। सब लोग लॉन्च में बैठे हुए अपनी अपनी शॉपिंग देख रहे थे। वली सबसे अलग मुंह बनाए बैठा था जब मेहरवा आई। क्या हुआ छोटी मामा, आज मेरे भाई का मूड क्यों ऑफ है? उसका इशारा वलीद की तरफ था। होना क्या है, वही कार की जिद लेकर बैठ गया है। हालांकि पिछले महीने गाड़ी ली थी इसने। मायरा बेगम ने सारी बात बताई। ओ तो ये बात है, उसने मोहसिन को इशारा किया तो वो चेक बुक लेने चला गया। ये लो वली, कल तक तुम्हारी नई गाड़ी आ जाएगी। वो वलीद के बाल बिगाड़ती हुई बोली। वलीद जो मुंह बनाए बैठा था एकदम खुशी से उछला। थैंक यू सो मच आपी। वो महर के गले लगते हुए बोला। यूँ तो महर सब से ही बहुत प्यार करती थी, पर वलीद हमेशा से उसका लाडला रहा था। कोई भी ऐसी ख्वाहिश नहीं थी जो उसने वलीद की पूरी ना की हो। वलीद के जाने के बाद महक और आयज़ा वहाँ आ गई। आप ही आइए ना, हम आपको भी अपनी शॉपिंग दिखाती हैं। हाँ क्यों नहीं, दिखा। वो इन दोनों की शॉपिंग देखने लगी। वो फाइल पर झुकी काम में मसरूफ थी जब ये एक झटके से दरवाज़ा खुला और हसन अफंदी अंदर दाखिल हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर गोली चलाने की? हसन अफंदी ने गुस्से से पूछा। हिम्मत की तो तुम बात ही मत करो, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें भी गोली मार सकती हूँ। वो बोली, क्या तुम मुझे गोली मारोगी? मुझे क्यों, तुम्हारे बेटे को मार सकती हूँ तो तुम भी तो उसी के बाप होना। वो मज़े से बोली, मैं देख लूँगा तुम्हें, और देखना इस बार तुम हारोगी। वो प्रोजेक्ट तो मैं ही हासिल करूँगा। हसन अफंदी की बात पर मुस्कुराई जैसे कोई किसी बच्चे की बात पर मुस्कुराता है। मैं महजर जान शाह हूँ, हारना मैंने सीखा नहीं है, जितना मेरी फितरत है मुझसे जीतना नामुमकिन है। वो मुस्कुराती हुई बोली, अच्छा पिछले 8 साल से तुम मुझसे हारते ही तो आ रहे हो, हिम्मत है तो इस दफ़ा जीत के दिखाओ। धमकी दे रही हो? हसन अफंदी ने पूछा। हूँ, महजर जान शाह धमकी नहीं देती, करके दिखाती है। महर की बात पर गुस्से से बाहर निकल गया और फिर वही हुआ जो महर ने कहा था, प्रोजेक्ट इससे ही मिला था। सब लोग खाने की मेज़ सब लोग खाना खाने में मसरूफ़ थे जब महर ने बड़ी मामा को मुखातिब किया। बड़ी मामा, मेरी और ज़र की शादी कब होगी? इसकी बात पर पानी पीते हुए ज़र जान के मुँह से पानी का फुहारा निकला था, जबकि बाकी सब आके पड़े महर को देख रहे थे। क्या हुआ, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप ही पहली लड़की देखी जो खुद अपनी शादी के बारे में पूछ रही, क्योंकि लड़की अपनी शादी की बात पर शर्माती हैं। वलीद हैरान सा हुआ, क्यों, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? और मुझे नहीं आता ये शर्माना वाना। वो मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन बड़ी मामा लड़कियां शर्माती कैसे हैं? इसे दिलचस्पी से पूछा। सब हैरत ज़दा से इसे देख रहे थे। बेटा आप तो बिज़नेस में बिज़ी रहती हो ना, इसलिए आपको नहीं पता, और आप अमेरिका से पढ़कर आए हो ना, इसलिए आपने मशरक़ी लड़कियों को देखा नहीं ना। आसिया बेगम से समझाते हुए बोली, आप ही आपका दिमाग है ये क्वेश्चन पेपर, ऐसे सवाल आते कहाँ से हैं आपके पास? मोहसिन के सवाल पर महर ने इससे घूरी से नवाजा। आज रात मेहंदी थी, इसलिए सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। नायला बेगम भी आ चुकी थी। बज़ाहिर तो वो खामोश थी, पर उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान की अलामत थी। शावेज़ भी आ चुका था। उसने महर का दिल से शुक्रिया अदा किया था। आखिर महर की वजह से उसे अपनी मोहब्बत मिलने जा रही थी। महर और ज़रजान कमरे में बैठे किसी बात पर बहस कर रहे थे जब एक झटके से दरवाज़ा खुला और दोनों कमरे में दाखिल हुए। ओए लाल एक कैसा है यार? हाय चुड़ैल। वो महर के बाल खींचते हुए धब से ज़रजान के पास बैठ गया। महर और ज़रजान मुँह खोले इन्हें देख रहे थे। तुम दोनों कहाँ से टपक पड़े? महर ने हैरानगी से पूछा। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा वीर घोड़ी चढ़ेगा, इसकी शादी पर आए हैं यार। इन दोनों का इशारा शावेज़ की तरफ था। लेकिन तुम लोग गांव से कब आए और यूं अचानक? ना कोई खबर ना कोई इतला। ज़रजान ने कहा। सरप्राइज़ भी किसी चिड़िया का नाम है मेरी जान। शहरियार बड़े मज़े से बोला। ज़रजान, कौन सी नई चिड़िया है जिसका नाम सरप्राइज़ है? वो ज़रजान को देखते हुए ना समझी से बोली,
महर की बात पर जरजान का दिल किया कि अपना सर पीड़ ले। प्रिंसेस, तुम्हें इनकी बातें समझ नहीं आने वाली, तुम इधर बैठो। वो महर को अपने साथ बैठाते हुए बोला। शहरियार और जहान भंगड़ा डालने में मसरूफ थे। वो दोनों हैरतज़दा से उन्हें देख रहे थे। महर ने अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे मोटी किताब मिल गई थी। उसने किताब उठा के इन दोनों के सर पर मारना शुरू कर दी थी। वो दोनों इस अचानक हमले पर बुलखला गए। दिल तो करता है तुम दोनों को गोली से उड़ा दूं। गधों, अभी भी आने की क्या जरूरत थी? वलीमे वाले दिन आते ना, खाना खाने यहाँ इतने सारे काम थे और तुम दोनों मेहंदी वाले दिन मेहमान बनकर आए हो। महर गुस्से से बोली। देख ले जरजान, तेरी बीवी किस तरह हमारा इस्तकबाल करी है। जहान बोला। शुक्र करो अभी सिर्फ एक बुक से इस्तकबाल किया, वरना दिल तो चाह रहा है तुम दोनों का इस्तकबाल गोलियों से करूं। जरजान की बात पर उन दोनों ने इसे घुरी से नवाजा। ये देखो, अपने जूते से करो, मैं तुम दोनों का इस्तकबाल। महर तबकर बोली। जरजान यार एक बात तो बता, जब ये चुड़ैल पैदा हुई थी तब तो 7-8 साल का तो होगा, तो आंटी से पूछ ही लेता कि क्या खाकर इस एटम बम को पैदा किया उन्होंने। जहान की बात पर जरजान ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई, जबकि महर ने इससे घूरा। वैसे जरजान, अगर तुम्हें पता होता कि ये बड़ी होकर चुड़ैल निकलेगी तो तुम निकाह वाले दिन घर से भाग जाते। शहरियार ने भी बोलना जरूरी समझा। बस करो, चुप करो तुम दोनों, मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कभी नहीं जाता। जरजान प्यार से महर को सा लगाते हुए बोला। जोरू का गुलाम वो दोनों मुंह बनाते हुए बोले। जरजान, ये जोरू कौन है और आप इसके गुलाम क्यों हैं? वो हैरानगी से बोली। कुछ नहीं प्रिंसेस, तुम इन दोनों को छोड़ो, मेरे साथ चलो। वो महर को साथ लेकर बाहर निकल गया। जहाँ मलिक और शहरियार, मलिक जरजान और महर के बचपन के दोस्त थे। वैसे तो इन सब का आपस में बहुत प्यार था। वो हमेशा महर को तंग करते रहते थे। वो दोनों पहले यहीं रहते थे, लेकिन फिर वो अपने पेरेंट्स के साथ गांव चले गए थे। वो सब जितना मर्जी लड़ने पर एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। आयजा बेटा, जाओ जाकर मेरे कमरे से हमारी ख़ानदानी अंगूठी ले आओ, शाहवेज़ को दिखानी है। मायरा बेगम आयजा से बोली। थोड़ी देर में ही आयजा वापस आ गई। मामा, मैंने हर जगह ढूंढ लिया पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। आयजा परेशानी से बोली। क्या? आयजा, ढूंढो इसे, तुम्हें पता है वो हमारी ख़ानदानी अंगूठी है। वो कल मैंने शानजे को पहनानी है, तुम्हारे दादा हुक्म ने मुझे दी थी। इन्हें अगर उन्हें पता चल गया तो तूफान आ जाएगा। मायरा बेगम बोली। मशर मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ के अपना काम कर चुकी थी। थोड़ी देर में सब अंगूठी ढूंढ रहे थे। ये रही अंगूठी, ये अंगूठी महर ने चुराई थी, मुझे ये महर के कमरे से मिली। नाला बेगम की बात पर सब शर्दा रह गए। वट पुप्पो, आपको अंदाजा है कि आप क्या बोल रही हैं? आपको शर्म आनी चाहिए मुझ पर ऐसा घटिया इल्जाम लगाते हुए। भला मैं क्यों अंगूठी चुराऊंगी? मेरे गुस्से से बोली। वाह वाह, एक तो तुमने इतनी इंपॉर्टेंट अंगूठी चुरा ली और बजाय अपनी गलती माने कि तुम मुझसे ज़बान लड़ा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझसे ऐसे बात करने की? नाला बेगम का हाथ उठा था। इससे पहले कि वो महर को थप्पड़ मारती, उनका हाथ किसी मजबूत गिरफ्त में आ गया था। जरजान नाला बेगम को गुस्से से देख रहा था। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? उतनी ज़ोर से दौड़ा कि नाला बेगम सहम गई। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ पर अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं। समझी आपने सोचा भी कैसे कि प्रिंसेस ने अंगूठी चुराई होगी? अगर आपकी जगह कोई और होता तो अब तक मैं इसके हाथ तोड़ चुका होता। और क्यों चुराएगी प्रिंसेस अंगूठी? मेरी प्रिंसेस के पास एक से बढ़कर एक ज्वेलरी है। मैं अपनी प्रिंसेस के लिए हमेशा महंगे से महंगे ड्रेसेस और ज्वेलरी लाता हूँ। अंगूठी मशल ने प्रिंसेस के कमरे में रखी थी, मैंने खुद देखा था उसे। अब ये उससे ही पता होगा कि जानबूझकर रखी थी या गलती से। जरजान की बात पर मशर सटपटा गई। बस करें ज़र, मेहमान आने वाले हैं, हम इस मामले को बाद में देखेंगे, अभी मुनासिब नहीं। मेहमान क्या सोचेंगे और टाइम कम है, सब ने तैयार भी होना है। महर बात बिगड़ती हुई देखकर समझाने वाले अंदाज में बोली। आप चले मेरे साथ और आप सब भी तैयार हो जाएं। वो सबसे कहती हुई जरजान को लेकर चली गई थी। जरजान शुरू से ही महर के मामले में बहुत एहसास था। अगर महर को ज़रा सी भी चोट लग जाए तो वो पूरा घर सर पर उठा लेता था। इसने कभी भी महर को इसके माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो महर की आंख में आंसू नहीं दे सकता था। अब क्या होगा मॉम? सबके जाने के बाद मशर बोली। कुछ नहीं होगा, तुम कह देना गलती से रख दी थी अंगूठी। वो मशर को तसल्ली देते हुए बोली। मॉम, इन दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं है। हाँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये दोनों एक दूसरे की ढाल हैं, इनका इश्क इनकी ताकत है। अगर ये दोनों अलग नहीं हुए तो इस घर को भी कभी बिखरने नहीं देंगे और ऐसे तो हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। लगता है अब इस महर का कुछ करना पड़ेगा। वो चालाकी से बोली। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। शाहवेला को दुल्हन की तरह सजाया गया था। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। शहरियार जो कुर्सी पर बैठने लगा था, सामने मंजर देखकर धप से नीचे गिरा। पानी पीते हुए जहान के मुंह से पानी के फुहारे निकले थे। वो दोनों फटी फटी आंखों से सामने देख रहे थे। सिर्फ वही नहीं, सब मेहमानों का भी यही हाल था। जहाँ महर येलो शर्ट और ग्रीन लहंगे में नज़र लग जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। वो पहली दफ़ा सही से तैयार हुई थी। महर को खौफत हो रही थी। एक तो ये ड्रेस जिसका उससे नाम भी नहीं पता था, उससे संभाला नहीं जा रहा था। ऊपर से लोग ऐसे देख रहे थे जिसे जैसे पहली बार देख रहे हो। क्या है, ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? मुझे पहले कभी नहीं देखा। वो पहले ही तपी हुई थी इन दोनों को ऐसे देखने पर और तब गई। एक तो बड़ी मामा ने ज़बरदस्ती इतना अजीब ड्रेस पहना दी है। वो गुस्से से बोली। महर, आप ही आए ना, प्लीज़ आप भी मेहंदी लगवाएं। महक बोली। क्या? हरगिज़ नहीं, मैं ये फजूल मेहंदी नहीं लगाऊंगी। महर ने साफ
मुंह पर इनकार कर दिया। अभी प्लीज़ लगा लेना मेहंदी, मैं जरजान भाई का नाम भी लिखवाना, देखना वो कितने खुश होंगे। महक इसे ज़बरदस्ती अपने साथ लेगी। इसके हाथों पर मेहंदी बहुत खूबसूरत लग रही थी। जरजान गार्डन में झूले पर बैठा हुआ था। ये झूला इसने महर के लिए बनवाया था। दोनों के अलावा किसी को भी वहाँ बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो झूले पर बैठा फ़ोन में बिज़ी था। जब महर इसे ढूंढते हुए वहाँ आ गई, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चले मामा आपको बुला रही हैं, रस्में शुरू होने वाली है। हाँ चलो चलते हैं। महक और वो अंदर की तरफ बढ़ गए। महक, अबीहा और आयरा ने एक जैसी पीले फ्रॉक पहने थे। शावेद स्टेज पर बैठा शहजादा लग रहा था, जहां और शहरियार इसके टांग खींचने में लगे हुए थे। जरजान की नज़र महर पर पड़ी तो पलटना भूल गई। महर आज पहली बार यूं मुकम्मल तैयार हुई थी। वो खुद भी वाइट कुर्ते और शलवार में बहुत प्यारा लग रहा था। वो मुस्कुराता हुआ महर की तरफ बढ़ गया। वहाँ मेरी प्रिंसेस तो बहुत खूबसूरत लग रही है। जरजान की बात पर महर मुस्कुराई। जर हमारा कपल सबसे बेस्ट है, वो बोली। बिल्कुल। महर की बात पर इसने प्यार से इसे साथ लगाए। आसिया बेगम इन दोनों को ही देख रही थी, जहाँ महर जरजान को अपनी मेहंदी दिखा रही थी। अल्लाह इन दोनों की जोड़ी को हर बुरी नज़र से बचाए, आमीन। आसिया बेगम ने दिल से दुआ की। उन्होंने आज बहुत मुश्किल से महर को ये ड्रेस पहनने के लिए राज़ी किया था। महर मेकअप पहले भी करती थी, लेकिन सिर्फ किसी पार्टी वगैरह पर हल्का सा, और ड्रेस भी सिंपल सा ही। महर, चलो बेटा आप भी आकर रस्म कर लो। मायरा बेगम महर से बोली। पर छोटी मामा, मुझे ये रस्म वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मायरा बेगम की बात पर महर बोली, अरे तो क्या हुआ, आओ मैं बताती हूँ तुम्हें कि कैसे करना है। मायरा बेगम बोली, ओके। क्या क्या वो मायरा बेगम के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। रस्मों का दौर ख़त्म हुआ तो खाने का दौर शुरू हुआ, और फिर लड़कियों और लड़कों ने डांस वगैरह किए। इन सब में महर बहुत थक गई थी। इसे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अल्लाह अल्लाह करके मेहंदी का फंक्शन ख़त्म पजीर हुआ। आसिया बेगम ने सबको अपने अपने कमरे में जाने को बोला। महर भी सोने चली गई। रात के दूसरे पहर जरजान अपने कमरे में आया तो इसकी नज़र बेड पर सोई हुई महर पर पड़ी। महर ने अपने कपड़े नहीं बदले थे, वो ऐसे ही सो गई थी। जरजान ने इसके ऊपर कंबल डाला और खुद चेंज करने के लिए चला गया। महर अक्सर इसके कमरे में सो जाया करती थी। आज बारात का दिन था। सब लड़कियों को पार्लर से तैयार होने के बावजूद अपनी तैयारी में कमी नजर आ रही थी। महर ने मेहरून कलर का फ्रॉक पहना था। आसिया बेगम ने इसे पार्लर जाने का बोला था, लेकिन इसने मना कर दिया था। इसने लिपस्टिक के अलावा कोई मेकअप नहीं किया था। अभी भी वो ज्वेलरी पहन रही थी। जब महक रूम में आई, आप ही ये वाला सेट मुझे दे देना, मेरे ड्रेस के साथ सूट करेगा। वो महक से बोली, महक ये मुझे जर ने गिफ्ट किया था, तुम ये दूसरे वाला ले लो। वो दूसरे सेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, ओके आप ही, थैंक यू। महक ने बगैर बुरा मनाए दूसरा सेट ले लिया, क्योंकि वो जानती थी कि महर जरजान की दी हुई चीज़ किसी को नहीं देती। बचपन में मशल ने एक बार महर का लॉकेट ले लिया था। वो लॉकेट महर को जरजान ने दिया था। मशल, मैं तुम्हें दूसरा दे दूंगी, ये वाला मुझे जर ने दिया है, वापस कर दो। महर बोली, नहीं ये अब मेरा है, ये मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मशल मुंह बनाते हुए बोली, दो मुझे। महर गुस्से से बोली, नहीं ये मैं नहीं दूंगी। मशल बोली। महर को इस वक्त शदीद गुस्सा आया था। उसने पास पड़ा गुलदान मशल के सर पर मार दिया था और लॉकेट छीन लिया। सब शर्दा रह गए। महर गुस्से की बहुत तेज़ थी। ये लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? इस 2 टके के लॉकेट के लिए तुमने मेरी बच्ची का सर फाड़ दिया है। नाला बेगम गुस्से से बोली, ये 2 टके का नहीं है, ये मुझे जर ने दिया है, और अगर आपने इसे मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं आपका भी सर फाड़ दूंगी। महर की जुनूनियत पर जरजान समेत सब हैरान रह गए। इस दिन के बाद ये महर की पुख्ता आदत थी कि जरजान की दी हुई कोई चीज़ को किसी को नहीं देती थी। बारात हाल में पहुंच चुकी थी, जहां शहरियार हाल के बाहर बंगड़े डालने में मसरूफ थे। जरजान को भी उन्होंने अपने साथ मिला लिया था। महर इस शोर से तंग आकर पहले ही हाल के अंदर चली गई थी। निकाह के बाद शानसे को शावेज के साथ बैठा दिया गया था। इन दोनों की जोड़ी चांद सूरज की जोड़ी लग रही थी। महर तंग आ गई थी रस्मों से, इसलिए वो बार बार बड़ी मामा से इन्हें ख़त्म करने को कह रही थी। लड़की वाले दूध पिलाई की रस्म कर रहे थे। महर को याद आया कि शाहवेज को दूध पसंद नहीं, वो बचपन से ही दूध नहीं पीता था। शाहवेज की डिमांड के मुताबिक पैसे दे चुका था। वो दूध पीने से कतरा रहा था। शाहवेज ने दूध की तरफ हाथ बढ़ाए, ताकि जब महर ने वो दूध का गिलास पकड़ लिया, इससे मैं पीऊँगी कहकर महर दूध लेकर चली गई। शाहवेज ने शुक्र किया कि चलो जान छूटी, जबकि बाकी सब एक दूसरे का मुँह देखते रह गए। लड़की वालों की रस्में ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। महर आसिया बेगम से बार बार कह रही थी कि इसे ख़त्म करे, पर आसिया बेगम भी बेबस थी। वो लड़की वालों को मना भी नहीं कर सकती थी कि कहीं इन्हें बुरा ना लग जाए। वो एक तरफ बेजार सी खड़ी थी। जब शानसे का कज़न अली वहाँ पर आ गया, आपको इतनी ही बुरी लग रही हैं ये रस्में, तो आप चली क्यों नहीं जाती? हम तो रस्में करेंगे, अली बोला। महर ने नागवारी से देखा और तेज़ी से स्टेज की तरफ बढ़ गई। अली भी इसके पीछे स्टेज पर आ गया। स्टॉप इट, बहुत हो गया, इसके बाद मज़ीद अब कोई रस्म नहीं होगी। बड़ी मामा 2 मिनट में आप लोग मुझे बाहर नजर आने चाहिए, वो हुक्म देकर चली गई। चलें, आसिया बेगम बोलती हुई बाहर की तरफ बढ़ गई। रुखसती के वक्त शानसे
घर वालों से लगकर खूब रोई। घर पहुँच कर कुछ रस्मों के बाद शाहज़े को कमरे में भेज दिया। शाहवेज़ भी कमरे में जाने ही लगा था कि जब आयरा और महक ने इसे रोक लिया। अरे तुम दोनों भाई को कमरे में क्यों नहीं जाने दे रहे हो? महर बोली, वो कपड़े चेंज कर चुकी थी, आप ही ऐसे कैसे जाने दें, हम नेक लेंगे पहले। आयजा बोली, वो क्या होता है? महर की बात पर सब मुंह खोले से देखने लगे। महर का फ़ोन बजा तो वो बाहर चली गई। शाम को वलीमा था, सब लोग लॉन्च में बैठे हुए थे। जब महक भागती हुई आई, मामा मामा जल्दी आई, क्या हुआ है? महक को देखकर सब परेशान हो गए। मामा, वो स्टोर रूम में आग लग गई है, मैं अभी वहाँ से गुजरी थी तो मैंने देखा। महक की बात में मायरा बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्या भाभी, स्टोर रूम में तो महर है। वो आसिया बेगम को देखकर बोली, महर कुछ ढूंढने की गर्ज से स्टोर रूम गई थी, वो नहीं जानती थी कि मशल ने आज इसे मारने का सारा इंतजाम किया हुआ था। सब बहुत परेशान थे। शाहवेज़ शहरियार पानी से आग बुझाने की कोशिश करते, तभी जरजान और शहरिया घर में दाखिल हो। क्या हुआ मॉम? जरजान इन सबको परेशान देकर बोला, जरजान बेटा, स्टोर रूम में आग लग गई है और महर वही है। आसिया बेगम ने इसे सारी बात बताई। कुछ नहीं होगा मॉम, आप फिक्र ना करें, महर ठीक होगी। वो मुस्कुराते हुए बोला, जरजान ये क्या बोल रहे हो तुम? अगर महर को कुछ हो गया तो? मायरा बेगम हैरान सी बोली, कुछ नहीं होगा चची जान, मैंने कहा ना। जरजान ने तसल्ली देते हुए बोला। तभी महर ने लॉन्च में कदम रखा। सब इसे देखकर हैरान रह गए। महर बेटा, तुम स्टोर में नहीं थी क्या? मायरा बेगम ने हैरत से पूछा। जी मैं वही थी। वो सबको देखते हुए बोली, फिर तुम यहाँ कैसे आई? आसिया बेगम ने पूछा। पाइप से। महर की बात पर सब मुंह खोले से देखने लगे। लेकिन बेटा, पाइप तो ज़मीन से इतना दूर है, तुम इतने नीचे कैसे आई? मायरा बेगम की बात पर वो मुस्कुराई। क्योंकि मैं पहले भी कई दफ़ा वहाँ से नीचे आ चुकी हूँ। महर ने कहा, आप ही अंदर आग लगी हुई थी, आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? अबिहा फिक्रमंदी से बोली, आप सब लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो जल जाऊँगी? मैं जर जानशाह हूँ, मैं ख़तरों से खेलने की आदी हूँ, मुझे मौत से डर नहीं लगता। वो संजीदगी से बोली। इसकी बात पर सब मुस्कुराने लगे। चलिए आप सब लोग तैयार हो जाएं, जरजान ने सब से कहा तो सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गया। अबिहा को खुद पर किसी की नज़र महसूस हुई तो अपने इर्द गिर्द देखने पर पता चला कि शहरिया इसी को देख रहा था। शहरिया के यूँ देखने पर वो नज़रें झुका गई और तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गई। महर शुरू से ही ऐसी नहीं थी, वो बहुत डरी सहमी सी रहती थी बचपन में। अगर वो आज इतनी पुरएतमाद और बहादुर थी तो जरजान की वजह से। जरजान हमेशा से चाहता था कि महर एक पुरएतमाद लड़की बने। महर के अंदर इस तब्दीली के पीछे जरजान का बहुत बड़ा हाथ था। मॉम, क्या मुसीबत है ये? महर हर बार बच कैसे जाती है? मशर बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली, क्या करूँ मैं, इसका पता नहीं कब जान छूटेगी इस महर से हमारी। वो नफरत से बोली। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था, हाल मेहमानों से भरा हुआ था। शाहवेज़ और शानज़े भी आ चुके थे। वाइट मैक्सी में शानज़े बहुत प्यारी लग रही थी, शाहवेज़ भी बहुत हैंडसम लग रहा था। अलबत्ता महर और जरजान का अभी तक कुछ पता नहीं था कि वो दोनों कहाँ थे। मुख्ती कपल्स डांस कर रहे थे कि अचानक सा लाइट ऑफ होगी। स्पॉट लाइट स्टेज पर मरकूज थी। हर कोई इन दोनों जोड़ी को रश से देख रहा था। वो दोनों कपल डांस करने में मसरूफ़ थे। ब्लैक मैक्सी में वो आसमान से आई हुई परी मालूम हो रही थी। जरजान भी ब्लैक 3 पीस सूट में किसी सल्तनत का शहजादा मालूम हो रहा था। इन दोनों के मुकाबले में वहाँ मौजूद हर जोड़ी, यहाँ तक कि दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भी कम लग रही थी। सब लोग ताली बजाकर उन्हें दाद दे रहे थे। वो दोनों मुस्कुराते हुए स्टेज से उतरे। वलीमे का फंक्शन ख़त्म हुआ तो सब लोग वापस से शाहवेला आ गए। सुबह सुबह सब लोग नाश्ते के बाद लॉन्च में बैठे हुए थे। जहाँ ने आसिया बेगम को मुखातिब की, आंटी आपको अपनी किस्मत पर दुख नहीं होता? जहान की बात पर उन्होंने सवाली नज़रों से देखा। देखे ना मायरा आंटी कितनी खुश नसीब है जो इन्हें शानज़े भाभी जैसे सुलझी हुई और सुगड़ बहू मिली, और आपकी बहू की सूरत में चड़ेल मिली है जिसे बिजनेस लोगों के हाथ पांव तोड़ने, गोले चलाने के अलावा कुछ भी नहीं आता। वो शाह से बोला, जिसे आप खाना बनाने को बोलेंगी ना तो वो किचन को आग लगा देगी, बर्तन धोने को बोलेंगी तो वो लोगों को धो डालेगी। हाय मेरे प्यारे भाई, जरजान क्या बनेगा? वो मसनूई आप भरते हुए बोला। शहरियार के इशारे पर उसकी चलती हुई ज़बान को ब्रेक लगी। इसने मुड़कर देखा तो महर पीछे खड़ी से ही घूर रही थी। मतलब साफ था वो सब सुन चुकी है। चल बेटा, जहान आयतल कुर्सी पढ़ ले, चुड़ैल हाजिर हो चुकी है। बोलते हुए जहान ने बिना देर किए दौड़ लगा दी। फिर क्या था, जहान आगे गया, महर पीछे पीछे। कलमा पढ़ लो जहान, क्योंकि आज तुम मेरे हाथों कत्ल होने वाले हो। बोलते हुए महर ने अपनी हील वाली सैंडल जहान की कमर पर दे मारी। वो बेचारा मुँह के बल ज़मीन पर गिरा। आ मर गया चुड़ैल, अल्लाह पूछे तुम्हें, मेरी कमर तोड़ दी, जहान कराते हुए बोला। जरजान आज ऑफिस नहीं गया था, वो किसी काम से बाहर गया हुआ था। अभी उसने लॉन्च में कदम रखा ही था कि सामने का मंजर देख कर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। जहान के पीछे भाग रही थी और देखते देखते महर ने अपनी सैंडल इसके कमरे में दे मारी थी। वो भागता हुआ गया और महर को पकड़ लिया। क्या हो गया है, क्यों लड़े हो तुम दोनों? छोड़ें ज़र, आज तो मैं इसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी, वो गुस्से से बोली। फिर जरजान ने बड़ी मुश्किल से इसे काबू में किया और अंदर ले गया। वो ऐसे ही थी, जरजान के अलावा किसी से काबू में नहीं होती थी। फिर जरजान ने बहुत मुश्किल से इन दोनों की दरमियान सुलह करवाई थी। इसने हाथ बढ़ाकर शाहवेज़ के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। आ जाए। अंदर से शाहवेज़ की भारी आवाज़ आई, अरे महर तुम आओ ना। शाहवेज़ महर को देखते हुए बोला, जी भाई
मैं आप दोनों को ये देने आई थी। वो हाथ में पकड़ा लिफाफा शावेज़ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये क्या है? शावेज़ ने पूछा। ये मेरी तरफ से आप दोनों के लिए शादी का तोहफ़ा है। इसमें आप दोनों के लिए उम्रे की टिकट है। आप लोग हनीमून पर उम्रे पर जा रही हैं। मेहर ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू मेहर। शाज़े मेहर के गले लगते हुए बोली, अरे इसे थैंक यू को अपने पास रखो। मुझे पता है तुम्हें उम्रे पर जाने का कितना शौक है और वैसे भी अब तुम भी हमारे घर का एक हिस्सा और अब तुम्हें तुम्हारी पसंद नापसंद का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है। मेहर मुस्कुराते हुए बोली। शावेज़ और शाज़े हनीमून पर जा चुके थे। मॉम परसों हमारी फ़्लाइट है और अभी तक हम कुछ भी नहीं कर सके। ये मेहर हर बार बच जाती। मर्शल नायला बेगम से बोली, हम हर कोशिश कर चुकी है, लगता है अब कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा वरना जायदाद हमारे हाथों से निकल जाएगी। नायला बेगम पुरसोच अंदाज में बोली, मॉम मेहर को ही क्यों, हम जरजान को भी तो मार सकते हैं ना। इसकी मरने के बाद तो मेहर वैसे ही टूट जाएगी। एहसन बोला, तुझे क्या लगता है हम जरजान को मार देंगे तो मेहर चुप करके बैठ जाएगी? नहीं, वो हम सब की हस्ती मिटा देगी। हम ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो जरजान इसकी जीने की वजह है, वो जिंदा जला देगी हम सबको। नायला बेगम गुस्से से बोली, अच्छा तो जब हम मेहर को मार देंगे तो अब जरजान हमें छोड़ देगा? नहीं ना। आप दोनों मेरी बात समझे, इन दोनों को मारने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। नायला बेगम की बात पर मशर बोली, इन दोनों को मारने की बजाय हम इन दोनों को अलग भी तो कर सकते हैं ना। एहसन ने तजवीज़ पेश की। वाह एहसन, वाह क्या आइडिया है। क्या तुम नहीं जानते कि मेहर और जरजान एक दूसरे के बिना सांस भी नहीं लेते? महज जरजान शाह और जरजान शाह को अलग करना नामुमकिन है। मशर गुस्से से बोली, चुप करो तुम दोनों, मुमकिन कुछ भी नहीं है, लेकिन जायदाद के लिए हमें नामुमकिन को मुमकिन बनाना होगा। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। यूं हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। नायला बेगम इनके दोनों को चुप करवाते हुए बोली। वो लाउंज में बैठी हुई काम कर रही थी जब वलीद वहाँ आ गया। हाय महक, क्या कर रही है? वो महक के सामने वाले सोफे पर बैठता हुआ बोला। असाइनमेंट बना रही हूँ। महक मसरूफ़ से अंदाज में बोली। अच्छा ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वलीद इससे प्यारा सा लॉकेट जिस पर महक लिखा हुआ था देखते हुए बोला, वाह ये तो बहुत प्यारा है, पर आज तो मेरी बर्थडे नहीं है। महक लॉकेट देखते हुए बोली, तो क्या हुआ, मैं शॉपिंग करने गया था, वहाँ मुझे ये पसंद आ गया तो ले लिया। वो महक को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए बोला, थैंक यू सो मच, ये मैं पहन लेती हूँ। कहकर महक ने लॉकेट ले लिया। महक, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये तुम्हें पहना दूँ? वलीद झिझकते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, पहना दो। महक के बोलने पर वलीद ने इससे लॉकेट ले लिया और पहनाने लगा। अंदर आती हुई महर ये मंजर देखकर मुस्कुराई। वो वलीद के दिल की बात से वाकिफ थी। महर की शुरू से ये ख्वाहिश थी कि महक, वलीद और मोहसिन आयज़ा की शादी कर दी जाए। इस तरह महक और आयज़ा भी घर में ही रह जाएंगी। वो मुस्कुराते हुए दोनों के पास चली गई। क्या हो रहा है भाई? वो शायद से बोली। इसकी आवाज़ पर वलीद और महक जल्दी से सीधे हुए। आप ही ये देखे वलीद मेरे लिए ये लॉकेट लाया है, अच्छा है ना? महक अपना लॉकेट दिखाने लगी। वाह बहुत अच्छा है। महर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा आप ही मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। महक, तुमने मुस्तकबिल के बारे में क्या सोचा? वलीद के जाने के बाद महर ने पूछा, आप ही मैं और आयज़ा मुस्तकबिल की डॉक्टर हैं। महक ने बताया, गुड। और अबीहा जी, उसको तो लेक्चरार बनने का शौक़ है। महक ने जवाब दिया, वेरी गुड। महक की बात पर महर बोली, ओके महक आप अपना काम कर लो, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। महर वहाँ से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। ज़र ये नासिर मुस्तफ़ा कौन है? महर ने जरजान से पूछा। वो इस वक्त जरजान के ऑफिस में बैठी हुई थी। बहुत बड़ा क्रिमिनल है, बहुत से बेगुनाहों की जान ली है इसने। पैसे की खातिर ये किसी की भी जान ले सकता है। लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है इसकी नज़र में। जरजान ने बताया, हूँ क्यों ना इसका किस्सा ख़त्म कर दिया जाए। दुनिया में नासिर मुस्तफ़ा जैसे लोगों की कोई जगह नहीं है। महर बोली, ये इतना आसान नहीं है, इस काम में बहुत ख़तरा है। नासिर के घर में सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, आप सिक्योरिटी का काम तमाम कर देना। मैं नासिर का संजीदगी से बोली, ओके तो फिर आज रात हम इसका काम तमाम कर देते हैं। जरजान बोला। रात के दूसरे पहर वो दोनों दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। ज़र मैं अंदर जा रही हूँ, आप इनको देख लेना। महर बोली, ओके अपना ख्याल रखना। जरजान ने कहा। कमरा घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। आस्ते से चलती बेड के पास है। नासिर गहरी नींद में था। इसने अपनी जेब से जहर का इंजेक्शन निकाला और नासिर को लगा। इससे पहले कि नासिर चीखता, मैंने इसके मुंह पर हाथ रखकर सख्ती से दबा दिया। कुछ ही देर में नासिर मर चुका था। लोगों की जानों की कोई कीमत नहीं है, ना तुम्हारी नज़र में नासिर मुस्तफ़ा, मेरी नज़र में तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं है। बोलकर वो कमरे से निकल गई। नीचे आकर जरजान को इशारा किया। कुछ देर में वो दोनों शाविला पहुंच चुके थे। वो खिड़की के पास खड़ी बरसती बारिश को देख रही थी। इसे बचपन से ही बारिश बहुत पसंद थी। जब भी बारिश होती थी वो बारिश में नहाती थी, पर अभी वो सिर्फ बारिश देख रही थी क्योंकि जरजान इसे बारिश में नहाने से मना किया था। एक दफ़ा वो बारिश में खूब नहाई थी, जिसका नतीजा तेज़ बुखार की सूरत में निकला था। महर को देखकर तो जरजान के हाथ पांव फूल गए थे। इस दिन के बाद जरजान ने इसे सख्ती से बारिश में नहाने से मना किया था। रात का दूसरा पहर था। वो मुसलसल सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद तो जैसे नहाने की कसम खा रखी थी। फिर नींद क्यों नहीं आ रही? वो झंझला कर बोली। बाहर तूफानी बारिश बरस रही थी। आखिर तंग आकर वो उठी और रूम से बाहर निकल गई। रूम से निकलकर वो जरजान के रूम की तरफ बढ़ गई। पूरा कमरा तारीकी में डूबा हुआ था। महर ने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, पर जरजान इसे कहीं भी नहीं दिखा।
गहरी सांस लेकर वो स्टडी की तरफ बढ़ गई। जरजान सोफे पर बैठा हुआ था, सामने टेबल पर लैपटॉप पर रखा हुआ था। वो मुकम्मल तौर पर काम की तरफ मुतवज्जो था। मेहर को वहाँ से देखकर मुस्कुराया। जर मुझे नींद नहीं आ रही, वो कहकर जरजान के पास बैठ गई। नींद क्यों नहीं आ रही मेरी प्रिंसेस को? जरजान ने इसके सर पर बोसा दिया। पता नहीं कब से सोने की कोशिश कर रही हूँ पर नींद नहीं आ रही। मेहर जरजान के कंधे पर सर रखते हुए बोली। जरजान ने प्यार से इसके गिर्द बाजू हायल किए और इसके बालों में हाथ चलाने लगा। इससे ऐसे करते हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेहर सो गई। जरजान ने बड़े आराम से इसे बाहों में उठाया और रूम में ले जाकर बिस्तर पर लटा दी। मेहर पर कमर डालते हुए वो वापस स्टडी में चला गया। सुबह के 7 बज चुके थे। वो गहरी नींद में सो रही थी जब साइड टेबल पर पड़ा हुआ जरजान का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। जरजान वॉशरूम में था। फ़ोन मुसलसल बज रहा था जिससे इसकी नींद ख़राब हो रही थी। तंग आकर इसने हाथ बढ़ाया, फ़ोन उठाकर दीवार पर मारा। धमाके की आवाज़ से फ़ोन दीवार के साथ लगा और नीचे गिर गया। जरजान जैसे ही वॉशरूम से बाहर आया, अपने महंगे फ़ोन की ये हालत देख इसकी आंखें फटी रह गई। सर चढ़कर वो कमरे से बाहर निकल गया। फ़ोन चाहे जितना भी कीमती क्यों ना हो, वो फ़ोन के लिए मेहर को कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि मेहर उसे बहुत अजीज़ थी। सब लोग नाश्ता कर रहे थे जब मेहर नीचे आई। वो ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। मेहर बेटा नाश्ता तो कर लो फिर चली जाना ऑफिस। आसिया बेगम ने कहा नहीं बड़ी मामा आ गई ही, मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो मेहर बोली बाद में चली जाना, पहले ब्रेकफास्ट कर लो। जरजान ने कहा। खाने के मामले में मेहर बहुत लापरवाह थी इसलिए जरजान खाने के मामले में इस पर सख्ती करता था। जरजान के कहने पर मेहर चेयर खींचकर बैठ के खाने लगी। शाम को सब इकट्ठे बैठे शाम की चाय पी रहे थे जब नायला बेगम बोली जरजान तुम ज़रा मेहर पर नज़र रखा करो, इतना भी सर पर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, पता नहीं दिन भर कहाँ होती है। नायला बेगम जरजान से बोली क्या मतलब है आपका? आपा वो ऑफिस में होती है और कहाँ पर होगी? आसिया बेगम बुरा सा बनाते हुए बोली हाँ कहकर तो वो यही जाती ऑफिस जाती हूँ, पर अब हमें थोड़ा ना पता होगा कि वो पूरा दिन ऑफिस में ही होती है या कहीं और भी जाती है। और फिर आजकल के ज़माने का आपको पता है ना, यूँ लड़कियों को इतनी छूट देने का क्या नतीजा होता है। और जरजान तो इसे बहुत छूट दी हुई है, इसकी हर बात मानता है हर कोई। नायला बेगम मुंह बनाते हुए बोली पुप्पो आप अपनी बेटी पर नज़र रखा करें, मेरी बीवी की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है आपको, मुझे अपनी बीवी का ध्यान रखना आता है। ज़माने की ऐसी की तैसी। जरजान नागवारी से बोला ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई जरजान शाह की प्रिंसेस के खिलाफ कुछ बोले और वो बर्दाश्त करे, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं अपनी बेटी पर क्यों नज़र रखूँ? नायला बेगम गुस्से से बोली क्योंकि मेरी बीवी तो बिजनेस वूमेन है इसलिए वो पूरा दिन घर से बाहर होती है, लेकिन मशल की ऐसी कोई मसरूफियत नहीं है जिनकी वजह से वो पूरा दिन घर से बाहर है। जरजान की बात पर वो पहलू बदल कर रह गई। रात के 12 बज गए थे। मेहर अपने कमरे में सोई थी जब इसे बाहर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी थी कि मेहर की आंख खुल गई। इसने टाइम देखा और शॉल ओढ़ती हुई बाहर निकल गई। लॉन्च में गहरा अंधेरा था। अचानक इसे लगा कि जैसे बाहर कोई है। इसने जैसे ही लॉन में कदम रखा, लॉन रोशनी में नहा गया। इस पर फूल बरसने लगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, सब घर वाले एक साथ बोले। ओ नो, मैं तो भूल ही गई आज मेरा बर्थडे है। मेहर याद आने पर बोली। पूरा लॉन सजा हुआ था और एक तरफ टेबल पर केक रखा हुआ था। नायला बेगम, मशल और एहसन के अलावा सब वहाँ पर मौजूद थे। शाह खानदान ऐसा ही था, वहाँ किसी और की बर्थडे हो याद हो ना हो, मेहर की बर्थडे सबको याद होता था और हर साल शानदार तरीके से मनाया जाता था क्योंकि मेहर इस घर के लिए बहुत कुछ किया था। अगर आज शाह खानदान के सब अफराद एक साथ थे तो सिर्फ मेहर की वजह से, वरना ये घर तो कब का बिखर चुका होता। खुशगवार माहौल में केक काटा गया। इसके बाद सब ने मेहर को गिफ्ट दिए। जरजान ने मेहर को डायमंड रिंग गिफ्ट की थी। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर रहा था। आशावेज और शानजे वापस आ रहे थे। वलीद इन्हें एयरपोर्ट लेने के लिए गया था। नायला बेगम वापस लंदन जा चुकी थी लेकिन मशल और अबिहा को वो यहीं छोड़ गई थी। मेहर इस वक्त अपने फार्म हाउस में थी। तभी इसके बंदे ने एक शख्स को लाकर नीचे फर्श पर फेंका। वो गफूर था, मेहर के ही बंदों में से एक। क्या किया है इसने? मेहर ने पूछा। मैडम ये गद्दार है, इसने हमें धोखा दिया है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन राना को दी है। खलील बोला। राना के की मेहर से पुरानी दुश्मनी थी। राना कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार चुका था। राना लड़कियों को अगवा करके दूसरे ममालिक में उन्हें बेच देता। इसकी वजह से बहुत सी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। इसकी कई फैक्ट्रियां थी जहां ड्रग्स बनती थी, लेकिन पिछले कई सालों से इसका कारोबार सही से नहीं चल रहा था। अब मेहर ने कई दफ़ा लड़कियों को भी बचा लिया था और वो इनकी काफ़ी फैक्ट्रियां भी बंद करवा चुकी थी। पुलिस के डर से वो किसी खुफिया अड्डे पर छुपा हुआ था, इसलिए इसकी मेहर से दुश्मनी थी क्योंकि वो हमेशा इसके रास्ते में आ जाती थी। इसका मकसद है मेहर को मारना था क्योंकि वो जानता था जब तक वो मेहर को नहीं मारेगा मेहर हमेशा इसके रास्ते में आती रहेगी। मैडम इसका क्या करना है? इसका इशारा गफूर की तरफ था, वही जो आज तक गद्दारों के साथ होता आया है। जिंदा जला दो इसे। मेहर बोली। मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैं लालच में आ गया था, प्लीज़ मुझे मार दें, मुझे मत मारें। गफूर रोते हुए बोला। लालच? तुम्हारे इस लालच की वजह से 12 लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद होगी। तुमने मुझे जानबूझकर गलत इन्फॉर्मेशन दी ताकि मैं लड़कियों को ना बचा सकूं। और वैसे भी मेहर जरजान शाह हर चीज़ की माफ़ी दे सकती पर गद्दारी की नहीं। मेहर गुस्से से बोली। मेहर खलील को ज़रूरी हदायत दे रही थी जब अचानक गफूर गार्ड
को धक्का देकर भाग निकले। से पहले के दरवाजे तक पहुंचता महर ने इसकी टांग पर गोली चला दी, जिससे गफूर ज़मीन पर गिर गया। जला दो इसे जिंदा, जब इसकी राख रह जाए तो वो राख राना की तरफ भेज देना। महर बोली। कुछ ही देर में गफूर को जला दिया गया था। महर बड़े आराम से गाड़ी में बैठी और जन से गाड़ी भगा ली। शाहवेज़ शानजे का सब ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया था। अभी भी सब लोग लॉन्च में बैठे थे सिवाय आफ्ताब शाह के, क्योंकि वो ज़्यादातर अपना वक्त लाइब्रेरी में गुजारते थे। अबिया, ये मैं आपके लिए लाई थी। महर रेड कलर का ड्रेस अबिया की तरफ बढ़ाते हुए बोली। ये तो वही ड्रेस है आपी जो मैंने इस दिन पसंद किया था, लेकिन इससे पहले से ही कोई खरीद चुका था। अबिया हैरानगी से बोली। बिल्कुल ये वही ड्रेस है जो इस दिन तुम्हें बहुत पसंद आता, लेकिन तुम नहीं ले सकी थी। महर बोली। पर आपी ये आपको कैसे मिला? आई मीन ये तो एक और औरत ने खरीद लिया था। अबिया महर से बोली। बस मैंने इस औरत से बोला कि ये मुझे दे दो, तुम कोई और ले लो, तो उसने दे दिया। महर मुस्कुराते बोली। थैंक यू अभी, ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था। थैंक यू सो मच। अबिया महर के गले लगती हुई बोली। तभी वलीद रोने वाली शक्ल बनाए हुए आया और महर की गोद में सर रखकर लेट गया। क्या हुआ मेरे भाई को? महर प्यार से बोली। आपी मैं कब से बोल रहा हूँ इन सबको के बाहर डिनर करने चलते हैं, पर जरजान भाई ने मना कर दिया है। कहते हैं कि कोई भी नहीं जाएगा बाहर, भाई और भाभी थके हुए हैं, वो आराम करेंगे। वलीद ने अपना दुखड़ा सुनाया। तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है, हम कल चले जाएंगे। महर ने हाल बताया। नहीं आपी मुझे आज ही जाना सबके साथ। वलीद ने अपनी बात पर अड़ा हुआ था। ठीक है जी आज ही चलते हैं, चलो ये सब तैयार हो जाओ, हम सब डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं। महर ने सबको हुक्म दिया। अब महर की बात तो कोई रद्द नहीं कर सकता था, इसलिए सब अपने कमरों में तैयार होने के लिए चले गए। और फिर महर की जिद पर जरजान को भी मानना ही पड़ा था और यूं सब एक खुशगवार शाम बाहर से गुजार कर आए थे। जरजान बाहर गार्डन में बैठा हुआ था जब मशल वहाँ पर आई। जरजान तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगे प्लीज़? मशल बोली। घर में और भी बहुत से लोग हैं, तुम किसी के भी साथ चली जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है। जरजान नागौर से बोला। अच्छा तो महर के लिए तो तुम्हारे पास बड़ा टाइम होता है, अगर वो अभी आकर तुम्हें शॉपिंग के लिए कहती तो तुम फ़ौरन चले जाते। मशल तबका बोली। महर और तुम में फ़र्क है मिस मशल, महर मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जरजान बोला। मैं भी तो तुम्हारी कज़न हूँ, तुम्हें तो बीवी के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आता। मशल बोली। महर मेरी जान है, तुम्हें इस बात से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे वो सबसे ज़्यादा अजीज़ है। जरजान बोला। ऐसे क्या है महर में जो मुझ में नहीं है? मशल जरजान का हाथ पकड़ते हुए बोली। जरजान एक झटके से अपना हाथ छुड़ाया। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरे जीने की वजह है, मेरे सारे रास्ते इसी से शुरू होकर इसी पर ख़त्म होते हैं, समझी तुम? जरजान कहकर वहाँ से चला गया, जबकि मशल जल भुन गई। जरजान अभी अपने ऑफिस से ही निकला था कि किसी ने अचानक पीछे से इसके मुंह पर मार रख दिया। जरजान को समझने का मौका नहीं मिला और वो होशो हवास से बेगाना हो गया। आँख खोलने पर इसने खुद को एक सुनसान वीराने में पाया। इसके गिर्द बहुत से आदमी खड़े हुए थे। जरजान समझ गया कि ये काम राना का ही है, क्योंकि और किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो जरजान शाह को अगवा करे। थोड़ी ही देर में राना ही वहाँ आ गया। क्यों लाए हो मुझे यहाँ? जरजान ने राना से पूछा। तूने और तेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है, मुझे बर्बाद किया तुम दोनों ने, क्या लगता है हाँ बच जाओगे मुझसे? राना गुस्से से बोला। इसे तो मैं मारूंगा ही, पहले तुझे मारूंगा, क्योंकि इसकी कमज़ोरी तू है। तू मरेगा ना तो वो खुद ही मर जाएगी। तुम दोनों को अलग करना ही मेरा मकसद है। राना बोला। गलतफहमी है तुम्हारी राना। जरजान शाह और महर, जरजान शाह दो जिस्म और एक जान है, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। जरजान बोला। लेकिन आज तेरी मौत पक्की है। जरजान शाह राना की बात पर जरजान मुस्कुराया। हिम्मत है मुझे मारने की? क्यों इतने खुश फहम हो तुम राना? तुम भी जानते हो और मैं भी कि मेरी प्रिंसेस मुझे कुछ भी नहीं होने देगी। जरजान मज़े से बोला। पर आज से तेरी बीवी भी तुझे नहीं बचा सकी, क्योंकि इसे तो पता नहीं है कि तू अगवा हो गया है। कौन बताएगा ऐसे? तेरे गार्ड्स को तो मैंने ख़रीद लिया है। राना ख्वाजा से बोला। चलो देखते हैं आज तेरी जीत होती है हमारी मोहब्बत की। जरजान की बात पर राना ने अपने आदमी को इशारा किया। राना के आदमी ने जरजान के ऊपर निशाना बांध लिया। अभी वो गोली चलाने वाला था कि अचानक वो जरजान के सामने आ गई। राना और उसके आदमियों को समझने का मौका दिए बगैर इसने इन पर फायरिंग शुरू कर दी। देखते देखते राना के कई आदमी ढेर हो चुके थे। महर ने एक गन जरजान की तरफ उछाल दी, जिससे जरजान ने फ़ौरन कैच कर लिया। अब वो दोनों एक साथ फायरिंग कर रहे थे। खेल मेरे बगैर अधूरा था राना। महर मुस्कुराते हुए बोली। अपने आदमियों को इस हाल में देखकर राना ने भागने में ही आफे जानी वो चुपके से वहाँ से निकल गया। राना भाग गया। महर बोली। भागने दो, आखिर कब तक भागेगा? जरजान ने महर को जवाब दे चले। महर के बोलने पर वो दोनों बाहर निकल गए। आसिया बेगम किचन में काम कर रही। जब महर वहाँ आई। बड़ी मामा मुझे बिरयानी बनाना सिखा दे। महर की बात पर आसिया बेगम को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या हुआ बड़ी मामा, बताए ना, मुझे ज़र के लिए बिरयानी बनानी है। आसिया बेगम को खामोश पाकर महर फिर से बोली। हाँ क्यों नहीं बेटा, आओ मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। आसिया बेगम प्यार से बोली। फिर आसिया बेगम जैसे जैसे महर को करने के लिए बोलती गई वही महर वैसे ही करती गई। वाह बेटा तुमने तो बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, हालांकि पहली दफ़ा बनाई है फिर भी। आसिया बेगम हैरान से बोली। वाकई ही बड़ी मामा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छी बना लूँगी। आसिया बेगम की बात में महर बोली। सब लोग खाना खा रहे थे जब जरजान बोला। मामा आज बिरयानी तो बहुत अच्छी बनी है। भैया आज बिरयानी मैंने नहीं बनाई, ना ही मायरा ने बनाई है। आसिया बेगम ने मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर किसने बनाई है? आफ्ताब साहब ने पूछा।
महर ने बनाई है बिरयानी। आसिया बेगम की बात पर सबके सरों पर हैरतों के पहाड़ टूटे। वाह, अब आप भी सुगड़ बहू बनने वाली हैं। वलीद बोला, नहीं, मैं सिर्फ ज़र की फेवरेट डिशेज सीखूंगी। महर की बात पर ज़र जान ने मोहब्बत से इसे देखा। खुशबू माहौल में खाना खाएगी। इसके बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। महर भी अपने कमरे में जाने लगी थी। जब ज़रजान ने महर से प्यार जब जरजान ने प्यार से महर का माथा चूमा। थैंक यू, जरजान बोला तो महर मुस्कुराती अपने कमरे में चली गई। आज इतवार का दिन था। जहान और शहरियार भी आए हुए थे। जहान, तुम कहीं जा रहे हो? चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। महर बोली, मुझे अभी मरने का शौक नहीं है चुड़ैल, और तुम जैसे तुम ड्राइविंग करती हो ना, मैं एक्सीडेंट से मरूँ या ना मरूँ, हार्ट अटैक से ज़रूर मर जाऊंगा। जहान की बात पर महर ने इसे घूरा। और तुम्हें याद नहीं है जब पहली दफ़ा तुम जरजान के ऑफिस गई थी, इतनी फास्ट ड्राइविंग की थी तुमने कि जरजान के ऑफिस वालों को लगा तूफान आ गया। वो तो बाद में जरजान ने सबको बताया कि वो तूफान ही इसकी बीवी है। जहान मज़े से बोला, वट जहान के बच्चे, तुमने मुझे तूफान बोला? महर गुस्से से बोली, तूफान को तूफान ही तो और क्या बोलूँ। जहान की बात पर महर ने इसकी कमर पर जोर का मुक्का मारा। आह यार चुड़ैल, तुम्हारी मेरी कमर से क्या दुश्मनी है? कभी सैंडल मारती हो तो कभी मुक्के। जहान कराते हुए बोला, यार एक बात कहूँ। जहान की बात पर महर ने इसे सवाली नज़रों से देखा। जरजान को अवार्ड मिलना चाहिए जो वो तुम जैसी चुड़ैल को बचपन से संभालता आ रहा है। मुझे तो तरस आता है मेरे भाई पर, पता नहीं क्या हो गया इस बेचारे का। जहाँ मसनूई तासुब से बोला था, जर देखो ना ये क्या बोल रहा है। महर जरजान से बोली, तुम चलो मेरे साथ, इसकी बकवास मत सुना करो। जरजान ने जहां को घूरते हुए बोला और महर को अपने साथ ले गया था। शाम को महर ने सबको कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया था। आज बड़ों के साथ साथ छोटे भी थे। जहान, शहरियार, यहाँ तक के मशल भी वहीं थी। क्या हुआ बेटा, क्यों बुलाया तुमने हम सबको यहाँ? फाक शाह बोले, अगले हफ्ते अबिहा की मंगनी है। महर ने बम फोड़ा पर यूं अचानक, और अबिहा अभी छोटी। आसिया बेगम बोली, आप सब लोग जानते हैं कि अबिहा की पापा अपनी सारी जायदाद इसके नाम करके गए हैं, और मैं नहीं चाहती कि जायदाद के लालच में कोई भी अबिहा को किसी भी किस्म का नुकसान पहुंचाए। और मैं जानती हूँ कि अबिहा भी छोटी है, इसलिए अभी सिर्फ मंगनी हो रही है। महर बोली, किसके साथ हो रही मंगनी? मशर बोली, शहरियार के साथ। महर की बात पर सबका मुंह खुल गया, जबकि शहरियार हैरान बैठा था कि क्या दुआएं ऐसी भी कबूल होती हैं? आंटी अंकल से मैं बात कर चुकी हूँ। शहरियार से पूछना मैं ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि इसका जवाब मैं जानती, और अबिहा से मैं पहले ही पूछ चुकी हूँ, इससे कोई इतराज़ नहीं है। महर की बात पर सब मुतमिन हो गए। हम सबको तुम्हारे फैसले से कोई इतराज़ नहीं। शहरियार हाथरान से अबिहा के लिए परफेक्ट है। जहांगीर शाह बोले, ओके तो आप लोग भी तैयारी करें। महर बोली, मॉम और एहसन यहाँ नहीं है। महर मशल ने जैसे से याद करना चाहे, इनको फ़ोन करके बता देना, अगर वो दोनों आ जाए तो ठीक है, वरना अभी सिर्फ मंगनी हो रही है, बोलकर महर चलेगी। जबकि मशर नफरत से महर को देखे। एक बार फिर से महर ने इसका मकसद कामयाब नहीं होने दिया था। वो और जरजान रूम में बैठे हुए थे जब धर्म से दरवाज़ा खुला और शहरियार अंदर दाखिल हुआ। यार महर, तुम तो बेस्ट हो, थैंक यू सो मच। शहरियार खुशी से बोला, वैसे महर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं अबिहा को पसंद करता हूँ? शहरियार ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं पूरा दिन ऑफिस में मैं बिजी रहती हूँ, तो मुझे कुछ भी मालूम नहीं है इस घर में क्या हो रहा है क्या नहीं, सब पर नज़र होती है मेरी। महर मुस्कुराते हुए बोली, यार जरजान तेरी बीवी है, ये सीसीटीवी कैमरा। शहरियार हैरत से बोला। शहरियार की बात पर जरजान ने इसे घूरा। सब की शादी हो रही, हमारी कब होगी? महर बोली, होगी, हमारी भी शादी होगी, और हमारी शादी इन सबसे अलग होगी, देखना। जरजान ने कहा, क्यों? तेरी शादी पर तू गधे पर बैठ कर बारात लाएगा जो हम सबसे अलग होगी। शहरियार औरतों की तरह हाथ हला कर बोला। शहरियार की बात पर महर ने पास पड़ी फाइल इसके सर पर दे मारी। जब भी बोलना फजूल ही बोलना, जरजान ने से घूरते हुए कहा। मशल वहाँ से उठकर सीधे अपने कमरे में गई थी, और अब वो नाला बेगम से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मॉम, दिल तो कर रहा है कि इस महर को जहर खिला दूँ। मशर शदीद गुस्से में थी। अगर जहर खिलाना इतना आसान होता ना तो अब तक मैं खिला चुकी होती। नाला बेगम बोली, मॉम ये हर दफ़ा हमारे रास्ते में क्यों आ जाती है? हम मंजिल से सिर्फ एक कदम के फासले पर होते हैं और ये हमारे रास्ते में आ जाती है। मशर परेशानी से बोली, क्या करें इसका? भाई खुद तो मर गए, पर इस मुसीबत को हमारे गले डाल के। नाला बेगम कौफत से बोली, पहले मैंने सोचा था कि शावेज से शादी कर लूँगी तो शावेज के हिस्से में आने वाली जायदाद से ऐश करूँगी, लेकिन नहीं, इसने इस मनूस शानजे से शावेज की शादी करवा दी। फिर मैंने सोचा कि इन दोनों को किसी तरह अलग करके जरजान से शादी कर लूँ, लेकिन नहीं, वहाँ भी हम नाकाम रहे। अब मुझे वकील ने बताया कि डैड सारी जायदाद अबिहा के नाम कर गए हैं, तो किसी तरह अबिहा की शादी मेरे बॉयफ्रेंड से कर दी जाए, और शादी के बाद वो अबिहा से सारी जायदाद मेरे और एहसन भाई के नाम लिखवा दे और बाद में से तलाक दे देता। लेकिन नहीं, इस महर ने शहरियार के साथ अबिहा का रिश्ता तय कर दिया और मेरा बना बनाया खेल बेकार कर दिया। मशर गुस्से से बोली, कुछ तो करना पड़ेगा इस महर का। नाला बेगम की बात पर मशर सोच में पड़ गई। महर जरजान के कमरे में दाखिल हुई तो जरजान बेड पर नींदराज था। थकन की वजह से आज ऑफिस से आते ही सो गया था। वो बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गई। जरजान के माथे पर बाल बिखरे हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाकर बाल पीछे हटाए। जरजान मुस्कुराए। वो नींद में भी महर का लम्स पहचान गया था। ऑफिस से कब आई मेरी प्रिंसेस? जरजान ने महर का हाथ होंठों से लगाते हुए पूछा। अभी कुछ देर पहले। महर बोली, मैंने तुम्हारे लिए ड्रेस और ज्वेलरी ले ली है, मामा ने तुम्हारे कमरे में रखवा दी
होगी। जरजान ने मेहर को बताया कि अब आप थके हुए हैं, सो जाएं। मेहर की बात पर एक दिलकश मुस्कुराहट जरजान के चेहरे पर आ गई और जरजान ने दोबारा आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो सो गया। मेहर उठी और जरजान का रूम सेट करने लगी। घर के किसी भी मुलाजिम को जरजान के रूम में आने की इजाज़त नहीं थी। जरजान का हर काम मेहर खुद करती थी। रूम सेट करने के बाद मेहर जरजान के पास ही बैठ गई और जरजान को देने लगी। देखते देखते कब मेहर की आंख लगी से पता नहीं चला। मगरिब के वक्त जरजान की आंख खुली तो मेहर को सोते पाए। इसने हाथ बढ़ाकर मेहर के चेहरे पर आई ही लट को पीछे की। ये लड़की इसकी ज़िंदगी थी। अगर कोई पूछता कि जरजान शाह की जान किस में कैद है तो वो यही कहता कि मेहर जरजान शाह में। ये लड़की जरजान को अपनी जान से भी प्यारी है। जरजान शाह की आंख में एक आंसू भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जरजान को आज भी याद है बचपन में जब मेहर अपनी तोतरी ज़ुबान में से इसका नाम लिया था, तब जरजान को इसे छोटी सी गुड़िया पर टूट के प्यार आया था। जब जरजान ने इसे छोटी सी गुड़िया को चलना सिखाया था और जब वो गिरने लगती तो जरजान इसे फ़ौरन अब थाम लेता। बचपन में अक्सर रातों को मेहर को जब डर लगता था तब वो चुपचाप जरजान के पास जाकर सो जाया करती थी। एक दफ़ा मेहर खेलते हुए सीढ़ियों से गिर गई थी। तब खून बहुत बह जाने पर जरजान ने ही इसे अपना खून दिया था, क्योंकि मेहर और जरजान का ब्लड ग्रुप एक ही था। इसने आगे बढ़कर मेहर के सर पर बोसा दिया और बाहर निकल गया। आज मंगनी का फंक्शन था। शाहवेला मेहमानों से भरा हुआ था। अबिया को शहरिया के साथ बैठा दिया गया था। पिंक ड्रेस में अबिया बहुत प्यारी लग रही थी। तब सबकी नज़रें सीढ़ियों की तरफ बड़ी तो साकत रहेगी। रेड मैक्सी लिपस्टिक के अलावा मेकअप से आरी चेहरा, बालों को जुड़े में मुकीद किए हुए वो बेइंतहा की खूबसूरत लग रही थी। जरजान और मैं साथ साथ चलते हुए नीचे आए और फिर स्टेज की तरफ बढ़ गए। मेरा ख्याल है अब मेहर और जरजान भी आगे हैं तो रस्म शुरू की जाए। मिसेस मलिक बोली। इनकी बात पर आसिया बेगम ने सर हिला दिया। अब फिर शहरियार और अबिया ने एक दूसरे को अंगूठी बनाई। सबने तालियां बजाई। रस्म के बाद से ही जरजान किसी ज़रूरी काम का कहकर चला गया था, जबकि मेहर बाहर गार्डन में बैठ गई। वो फ़ोन पर बिजी थी। जब अली वहाँ पर आ गया है मिस मेहर, वो मेहर के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मेहर जरजान शाह। मेहर ने जैसे से याद करना चाहा वो अली को पहचान गई थी। और सॉरी, वैसे आप हैं बहुत खूबसूरत है। अली मेहर के हसीन चेहरे को देखते हुए बोला। मेहर ने इसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो ऐसे ही जाहिर करती जैसे वो वहाँ अकेली हो। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? इससे पहले कि मेहर कोई जवाब देती इसका फ़ोन बजने लगा। मेहर ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ से जो खबर सुनाएगी वो मेहर के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थी। वो तेज़ी से भागती हुई अंदर गई और आसिया बेगम से बोली, बड़ी मामा जर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। मेहर की बात सुनकर आसिया बेगम के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। अस्पताल चले। मेहर के कहने पर सब अस्पताल के लिए निकल गए। वो अस्पताल पहुंचे तो जरजान की हालत देखकर मेहर ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। डॉक्टर जरजान का इलाज नहीं कर रहे थे। इनका कहना था ये पुलिस केस है, जब तक पुलिस नहीं आएगी वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। देखें, जब तक पुलिस नहीं आएगी हम इनका इलाज नहीं करेंगे। डॉक्टर एक ही बात पर अड़ा हुआ था। चटाक मेहर ने खींचकर एक चांटा डॉक्टर के मुंह पर मारा। इधर आओ तुम। मेहर डॉक्टर को खींचते हुए जरजान के पास ले गई। ये देख रहे हो, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। अगर इनको कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस अस्पताल को आग लगा दूंगी, समझे? चुपचाप इलाज शुरू करो। पुलिस को फ़ोन कर दिया है मैंने। मेहर शदीद गुस्से में बोली। पर पुलिस डॉक्टर ने कुछ कहना चाहा। भाड़ में गई पुलिस। यहाँ मेरे हस्बैंड मर रहे हैं और तुम्हें पुलिस की पड़ी हुई है। डॉक्टर मेहर का गिरबान पकड़कर चलाई। देखिए मिसेस, शट अप, इलाज करो फ़ौरन। मेहर के चीखने से वो डॉक्टर फ़ौरन अंदर चले गई। फिर बड़ी मुश्किल से वलीद ने मेहर को कंट्रोल किया। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर निकला। सब डॉक्टर की तरफ लपके। देखिए पेशेंट का खून बहुत ज़्यादा बह गया है, आप लोग और नेगेटिव खून अरेंज करें। डॉक्टर बोला, चलो मेरा खून और नेगेटिव है। मेहर बोलते हो डॉक्टर के साथ अंदर बढ़ गई। कुछ ही देर में वो खून देकर वापस आ गई। देखें अभी हम कुछ कह नहीं सकते, सर पर गहरी चोट लगी है। 24 घंटों में अगर होश आ गया तो ठीक है, वरना क्या? मेहर ने डॉक्टर से पूछा। वरना हो सकता है कि वो कोमा में चले जाएं। डॉक्टर की बात पर आसिया बेगम रोने लगी। मेहर बिना कुछ बोले अंदर चली गई। डॉक्टर मुंह खोले इसे देख रहे थे। वो कुर्सी खींचकर जरजान के पास बैठ गई। बाहर सब रो रहे थे, लेकिन इसकी आंख से एक आंसू नहीं निकला था। जब्त की इंतहा पर थी वो। ज़र उठ जाए ना प्लीज़, आपकी प्रिंसेस आपको साल में नहीं दे सकती। आपको पता है ना मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। प्लीज़ ज़र उठ जाए। मेहर बेबसी से बोली, आप तो सोते हुए भी मेरा लम्स पहचान जाते थे ना और फ़ौरन उठ जाते थे, तो फिर आज क्यों नहीं उठ रहे? मेहर जरजान का हाथ पकड़ते हुए बोली, ठीक है आप नहीं उठ रहे ना तो मैं जा रही हूँ, वापस नहीं आऊँगी। आप तो मेरी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकते ना? मैं आपसे नाराज़ हूँ, जा रही हूँ मैं। वो जरजान के वजूद में कोई हरकत ना होते देखकर बोली। वो उठकर जाने लगी थी जब अचानक जरजान ने मेहर का हाथ पकड़ लिया। वो झटके से मुड़ी। मैं अपनी प्रिंसेस को इसकी खुशबू से पहचान लेता हूँ। मेहर के दिमाग में जरजान की बात गूंजी। ज़र उठ जाएं प्लीज़, आंखें खोले वरना मैं रो दूँगी और आप मुझे रोते हुए नहीं दे सकते ना। मेहर के बोलने की देर थी कि जरजान ने आस्ता आस्ता आंखें खोल दी। फिर मेहर से जरजान के पास बैठ गई। मैं अपनी प्रिंसेस को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। जरजान मेहर के हाथों को होंठों से लगाते हुए बोला, पक्का? मेहर बोली, हाँ। जरजान मुस्कुराते हुए बोला। तो मेहर जरजान के गले लगी। अंदर दाखिल होते डॉक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई।
क्योंकि जरजान के बचने के चांस सिर्फ 30% थे। चलिए आप रेस्ट करें, मैं यही हूँ, मेहर मुस्कुराते हुए बोली। कुछ देर बाद बारी बारी सब जरजान से मिलने के लिए जरजान को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। जरजान घर आ चुका था और वो तेजी से सेहतयाब हो रहा था। आसिया बेगम और मेहर इसका पूरा ख्याल रख रही थी। जरजान की गाड़ी को एक ट्रक वाले ने मारा था और ट्रक ड्राइवर भाग गया था। कुछ पता चला इस ट्रक वाले का? मेहर ने जहां से पूछा। नहीं पता, नहीं, इससे ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। जहां की बात पर मेहर खामोश होगी। तुम्हें क्या लगता है ये काम राना का है? इसे खामोश देखकर जहान बोला। नहीं, राना में इतनी हिम्मत नहीं है, ये काम हसन अफंदी का है, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। मेहर बोली। करने क्या वाली हो तुम? जहां ने इसका इरादा जानने की कोशिश की। जर पूरी तरह से ठीक हो जाए इस हसन अफंदी और इसके बेटे की मौत पक्की है। मेहर गुस्से से बोली। नहीं मेहर, कुछ भी करने से पहले एक दफ़ा सोच लेना। जहां इसे समझाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा जहान? सोचो अगर ज़रा कुछ हो जाता तो मैं जीती जी मर जाऊंगी। अगर ज़र को कुछ हो गया तो, और तुम्हें सही गलत की पड़ी है। मेहर तड़प कर बोली। ओके रिलैक्स मेहर, तुम्हारे होते हुए जरजान को कुछ नहीं हो सकता। तुम जाओ जरजान के पास, मैं थाने चक्कर लगा कर आता हूँ। जहान बोलकर बाहर निकल गया। जहान के जाने के बाद मेहर भी जरजान के रूम की तरफ बढ़ गई। वो अंदर गई तो जरजान बेड पर सोया हुआ था। वो आंसू से जलती हुई जरजान के पास गई और उसके सीने से लग गई। अगर जरजान को कुछ हो जाता, इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहती थी। जरजान गहरी नींद में था। उसने सर उठाया। जरजान की नींद खराब होने के डर से बाहर निकल गई थी। सब लोग लाउंज में बैठे हुए थे। जरजान भी अब काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। भाई, आप दोनों की शादी पर दूध पिलाई की रस्म मैं करूंगी। आयजा बोली। वो तो तब करोगी ना जब दूध बचेगा। शावेज की शादी की तरह अगर इस मरतबा भी ये मैडम दूध पी गई तो शरिया की बात बस सबकी हंसी छूट गई। जी नहीं, वो तो सिर्फ मैंने इसलिए पिया था क्योंकि शावेज भाई को दूध पसंद नहीं था। मेहर बोली। और हाँ, वो क्या कहते हैं, हाँ नेग इस बार मैं लूँगी। पिछली दफ़ा तो मुझे पता नहीं था ना कि वो क्या होता है। मेहर की बात पर सब ने इसे शौक होकर देखने लगे। तुम कैसे लोगी नेग? तुम तो दुल्हन होगी ना पागल। तुम नेग नहीं मुंह दिखाई लोगी। जहान इसकी अकल पर मातम किया। उफ, ये अब मुंह दिखाई क्या होता है? मेहर ने पूछा। बेटा, जब तुम जरजान को अपना मुंह दिखाओगी ना तब वो तुम्हें एक गिफ्ट देगा। इसे मुंह दिखाई बोलते हैं। आसिया बेगम से समझाते हुए बोली। लेकिन जर ने तो मेरा मुँह पहले से देखा हुआ है ना जर? मेहर की बात पर जरजान का दिल किया कि अपना सर दीवार पर दे मारे। जरजान अब मुकम्मल सेहतयाब होकर ऑफिस जाने लगा था। अभी भी वो स्विमिंग पूल के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था जब मेहर इसे ढूंढते हुए वहां आई। अचानक मेहर का पाँव फिसला और जरजान बात करते करते पीछे मुड़ा। मेहर जरजान के ऊपर गिरी और वो गए। मेहर और जरजान स्विमिंग पूल में। वलीद, मोहसिन, शहरियार और जहां इन्हें गिरते देखकर चूंकि बात समझ आने पर चारों का हंस के बुरा हाल हो गया। मेहर जरजान इन्हें हंसते देखकर गुस्से से घूरा। जर मैं जाऊं या आप जाएंगे? मेहर का इशारा इन चारों की तरफ था जो पेट पर हाथ रख के हंसे चले जा रहे थे। तुम जाओ, मैं यहीं बैठकर तमाशा देखता हूँ। जरजान बोला। यहाँ पानी में? मेहर ने हैरत से पूछा। हाँ यहीं। जरजान ने मुस्कुराते हुए बोला। मेहर पूल से निकल के चारों की तरफ बढ़ गई। वो चारों जो मुसलसल हंस रहे थे, मेहर को अपनी तरफ आता देख इनकी हंसी को ब्रेक लगी। भागो कहकर सब ने दौड़ लगा दी। मेहर ने भी इन्हें भागते देखा, इनके पीछे दौड़ लगा दी। भाग भाग कर जब सब थक गए तो एक तरफ घास पर बैठ के सांस बहाल होने पर पांचों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर मेहर समेत सब जोर से हंसे। क्या हो रहा है यहाँ? आफ्ताब साहब की आवाज़ पर सब एकदम उछले। जबकि जरजान को फरार का कोई और रास्ता ना दिखा तो उसने मुंह वापस पानी में घुसा दिया। कुछ नहीं दादा जान, हम सब कबड्डी खेल रहे हैं। मोहसिन की ज़बान में खुजली हुई जबकि आफ्ताब साहब ने इसे घुरी से नवाजा। और ये मेहर क्या हालत बना रखी है तुमने? दादा जान ने हैरानगी से इसके भीगे कपड़े देकर पूछा। कुछ नहीं दादा जान, वो मैं गलती से स्विमिंग पूल में गिर गई थी। मेहर फौरन बोली। हाँ तो अगर गिर गई थी तो यहाँ क्यों बैठी हो? जाओ जाकर चेंज करो। आफ्ताब साहब की बात पर वो राहदारी की तरफ बढ़ गई। जरजान से जब और बर्दाश्त ना हुआ तो उसने पानी में से मुंह बाहर निकाल दिया। जरजान, तुम वहाँ स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हो? आफ्ताब साहब हैरत से बोले। वो मैं कुछ भी नहीं दादा जान, बस ऐसे ही। जरजान वालों में हाथ फेरते हुए बोला। दादा जान, ये भी मेहर के साथ स्विमिंग पूल में गिर गया था। जहान बोला। जाओ तुम भी चेंज करो जाकर। आफ्ताब शाह बोले। जी बोलकर जरजान भी वहाँ से निकल गया। और तुम लोग क्या खीखी कर रहे हो? आफ्ताब शाह की तोपों का रुख अब चारों की तरफ था। जी दादा जान, हम भी जा रहे हैं, बाय बाय। वो सब भी भाग गए थे जबकि आफ्ताब शाह ने नफ़ी में सर हिलाया था। इनका कुछ नहीं हो सकता। आयजा लॉन में बैठी नावल पढ़ी थी जब मोहसिन वहाँ आया। हाय चिशमिश। वो आयजा के बाल खींचते हुए बोला। तुम्हें कितनी दफ़ा कहा मुझे चिशमिश मत बोला करो आयजा।
इसे घूरते हुए बोली, तो हाँ तो चिशमिश को चिशमिश नहीं तो और क्या बोलूँगा। वो आयज़ा को चढ़ाते हुए बोला, मोहसिन अब तुमने मुझे चिशमिश बोला ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो गुस्से से बोली, पहले पकड़ तो लो। मोहसिन ने शर्त से बोला, दफ़ा हो जाओ। आयज़ा बोली, लड़की कुछ तो शर्म कर लो, मैं तुम्हारा होने वाला शोर हूँ। मोहसिन के सर पर चित लगाते हुए बोला, तुमने सोच भी कैसे लिए कि मैं तुमसे शादी करूंगी? इम्पॉसिबल। और अगर अब तुमने मुझे तंग किया ना तो मैं आप ही को बता दूंगी। अच्छा यार, नहीं कर रहा तंग। अच्छा सुनो। मोहसिन बोला, बोलो। आयज़ा बोली, अपनी कार की चाबी दो ना यार, मुझे अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है। मोहसिन की बात पर आयज़ा ने से घूरा, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। अपनी गाड़ी कहाँ है तुम्हारी जो मेरी मांग रहे हो? आयज़ा ने पूछा, मेरी गाड़ी ख़राब है यार, तुम दे दो ना प्लीज़। मोहसिन ने इल्तिजा के, अच्छा ठीक है ले जाओ, लेकिन यहाँ ध्यान से, तुम्हें पता है ना वो मुझे आप ही ने गिफ्ट की थी। वो एहसान करते हुए बोली, थैंक यू। मेरी होने वाली बीवी जाते जाते भी उसे तंग करना नहीं भूला था। वो सर झटक कर फिर से नावल पढ़ने लगी। जरजान और महर गहरी नींद में सो रहे थे। जब नीचे से शोर की आवाज़ आई, वो दोनों हड़बड़ा के उठे। जर, ये सुबह सुबह कैसा शोर है? महर ने जरजान से पूछा। पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। बोलकर जरजान बाहर निकल गया। वो भी इसके पीछे बढ़ गई। वो नीचे आए तो आसिफ बेगम समेत सब आफ्ताब शाह के कमरे के बाहर परेशान खड़े थे। क्या हुआ बड़ी मामा? महर ने पूछा। बेटा तुम्हारे दादा दरवाज़ा नहीं खोल रहे? वो परेशानी से बोली। जरजान भागकर डुप्लीकेट चाबी ले आया। दरवाज़ा खोलते सब अंदर चले गए। महर ने हाथ बढ़ाकर आफ्ताब शाह की नब्ज़ देखी तो वो नहीं चल रही थी और आफ्ताब शाह का जिस्म ठंडा पड़ चुका था। क्या हुआ? जरजान के पूछने पर महर ने नफ़ी में सर हिलाया। आफ्ताब शाह की वफ़ात हो चुकी थी। अचानक शाहविला में कराम मच गया था। आफ्ताब शाह की मौत ने सबको हिला कर रख दिया था। सब रो रहे थे और महर और जरजान सबको संभालने में लगे हुए थे। नाला बेगम भी आ चुकी थी जो भी था, लेकिन आफ्ताब शाह थे तो इनके वालिदैन। इन सब में अगर कोई खुश था तो वो थे मशल और एहसन, जिनकी आंख से एक भी आंसू भी निकला था। अब तो ज़्यादा तकसीम होकर रहेगी। अब क्या करोगी महर? बस वकील के आने की देर है, तुम हारोगी महर, इस दफ़ा जीत मेरी होगी। मशल ने सोचा। आज आफ्ताब शाह की वफ़ात का दूसरा दिन था। मुलाजिम ने जरजान को वकील के आने की इतला दी। इन्हें लॉन्च में ही बुला लो। जरजान की बात पर मुलाजिम ने सर हिला दिया। कुछ ही देर में सब लोग लॉन्च में जमा थे और सब वकील की तरफ मतवज्जो थे। मशर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। सच यकीन था कि जीत इसी की होगी। कुछ देर की खामोशी के बाद वकील बोला, आफ्ताब शाह की वसीयत के मुताबिक इसकी सारी जायदाद महर जरजान शाह के नाम कर दी है। वकील ने सबके सुरों पर बम फोड़ा, सिवाय जरजान के। सबके चेहरों पर हैरत वाज़ह थी। मशर का दिल किया कि वो महर को जान से मार दे। इस दफ़ा भी जीत महर की हुई थी। महर ने हैरानगी से जरजान की तरफ देखा। जरजान पुरसुकून सा बैठा था, जैसे इसे पहले से पता हो कि जायदाद महर के नाम ही होगी। नाला बेगम और ऐसा ने गुस्से से महर को देखा। आप लोगों में से किसी को कोई इतराज़ तो नहीं? जरजान के पूछने पर सब इसकी तरफ मतवज्जो है। नहीं, हमें कोई इतराज़ नहीं, क्योंकि तमाम जायदाद की हकदार महर ही है। आसिया बेगम मुतमिन से बोली। हाँ जरजान बेटा, इस घर को और इस बिज़नेस को महर से बेहतर कोई भी नहीं संभाल सकता। मायरा बेगम की बात पर सब ने इनकी तलकीद में सर हिला दिया। नाला बेगम, मशल और एहसन उठकर अंदर चले गए। ज़र, ये आपने किया है ना? महर के पूछे पर जरजान ने चौंके से देखा। मैं जानती हूँ ये फैसला दादाजान का अकेले का नहीं है, मैं उन्होंने आपसे सलाह ज़रूर ली होगी। महर बोली। शहरियार ठीक कहता है, कभी कभी तो मुझे भी लगता है कि तुम सीसीटीवी कैमरा हो। जरजान मुस्कुराते हुए बोला, तो क्या आप पहले से जानते थे कि दादाजान ने जायदाद मेरे नाम की है? महर के पूछने पर जरजान ने सर हाँ में हिलाया था। हाँ, क्योंकि मेरा और दादाजान का ख्याल था कि तुमसे बेहतर इस घर को और कोई भी संभाल नहीं सकता। और सच भी तो यही है ना, जिस तरह तुमने इस फैमिली को हमेशा हर मुसीबत से बचाया है और इस घर की इज्जतों की हिफाजत की है ना, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। जरजान मुस्कुराते हुए बोला, लेकिन ज़र ये तो इस सबके साथ नाइंसाफ़ी हुई ना। मैं मानती हूँ कि मैंने इस घर के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मेरे अलावा घर के बाकी अफराद का भी तो हक़ है ना। इस पर महर बोली। हाँ बिल्कुल, सबका हक़ है, लेकिन प्रिंसेस तुमने ही तो कहा था ना कि अगर ज़्यादा तकसीम हुई तो इस घर के लोग भी तकसीम हो जाएंगे, घर भी टूट जाएगा। और अगर तुम ये कहना चाह रही हो कि जायदाद तुम्हारे अलावा इस घर के किसी और के नाम कर दी जाए तो और कोई और तुम्हारी जगह इससे संभाल लेता, तो ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? तुम महर जरजान शाह और महर जरजान शाह जैसा बनना नामुमकिन है। अगर कोई चाहे भी ना तो तुम जैसा नहीं बन सकता। जरजान महर के हाथ थामते हुए बोला। जरजान ने महर के हाथों को होंठों से लगाया और बाहर चला गया। मोम, ये सब क्या है? ये महर तो हमारे गले ही पड़ गई। ये दिल तो कह रहा है कि इसका गला दबा दूं। मशर का बस नहीं चल रहा था। यही तो बात है, हम इसका गला नहीं दबा सकते। नाला बेगम बोली। हूँ, जरूरी तो नहीं है कि जो रकम हमें चाहिए वो हम जायदाद में से ही लेते हैं, कहीं और से भी तो ले सकते हैं। हसन पुरसोचंदाज ने बोला, क्या मतलब? इतनी बड़ी रकम हमें और कौन देगा? मशर नानगी से बोली, रकम भी मिल जाएगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, और अगर पता चल भी गया तो तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हसन की बात पर इन दोनों ने सवाल नज़रों से इसे देखा। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें पता भी है कि इस काम में कितना खतरा है, और महक है तो शाहवेला की इज्जत। ना तुमको सोचो, अगर महर सिर्फ महक का हाथ पकड़ने पर शहीर अफंदी पर
फायर करवा सकती तो क्या वो महक के साथ इतना बड़ा जुल्म करने पर हमें माफ़ करेगी। मशल एहसन का आइडिया सुनकर बोली, अरे कुछ नहीं होगा, तुम बस जितना कहा इतना कर देना, और महक के और भी तो बहुत से दुश्मन हैं, मुझे नहीं लगता कि इसे हम पर शक होगा। एहसन तसल्ली देते हुए बोला, सोच लो अगर महर को पता चल गया वो हमें जिंदा ज़मीन में गाड़ देगी। मशर डरते हुए बोली, डोंट वरी, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। एहसन बोला, आज आफ्ताब शाह की वफात को 2 हफ्ते हो चुके थे। सब लॉन्च में बैठे हुए थे जब महर ने सबको मुखातिब करते हुए बोली, कल मैं बिजनेस के सिलसिले में दुबई जा रही हूँ 1 हफ्ते के लिए। महर बोली, आप ही मत जाओ ना, हम आपको बहुत मिस करेंगे। वलीद बोला, मैं भी जाना नहीं चाहती, बट इम्पोर्टेंट है ना, और 1 हफ्ते की ही तो बात है और फिर वापस आ जाऊंगी। महर वलीद को समझाते हुए बोली, ठीक है, आप 1 हफ्ते तक वापस आ जाना। महर की बात पर इसने सर हिला दिया। मायरा बेगम किचन में बिजी थी क्योंकि शान मीर से थी, तो इन दोनों दिनों मायरा बेगम ने इसे आराम करने की दलगीत की थी। सब घर वाले बहुत खुश भी थे और पुरजोश भी। वो जर जान को ढूंढते हुए गार्डन में गई तो वो एक तरफ कुर्सी पर बैठा हुआ था। जर, आप यहाँ पर अकेले क्यों बैठे हैं? महर बोली, मेरी प्रिंसेस तो बाकी फैमिली के साथ बिजी थे तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही बैठ जाता हूँ। जर जान की बात पर वो मुस्कुराई। प्रिंसेस जी, महर ने इसे सवाली नज़रों से देखा, मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा। जर जान बोला, जर मैं सिर्फ 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, उसके बाद वापस आ जाऊंगी। मैंने हरस से बोली, लेकिन मेरे लिए ये 1 हफ्ता भी 1 साल से कम नहीं है। जरजान बोला, अच्छा सुनो, अपना ख्याल रखना, बारिश वगैरह लगी तो नहाना नहीं, सर्दी लग जाएगी। ठंड में आइसक्रीम बिल्कुल भी मत खाना, ज़्यादा काम भी मत करना, थक जाओगी। बाहर निकली तो शॉल ओढ़ कर निकलना, खाना टाइम पर खाना। और जरजान की ज़बान को ब्रेक लगी तब लगी जब महर आगे बढ़कर जरजान के गले लगी। सो स्वीट जर, आपको मेरी कितनी फिक्र होती है ना। जरजान मुस्कुराते हुए इसके गिर्द बाजू हाइल कर दी, और हाँ, आप भी अपना ध्यान रखना, पता है ना अक्सर आप काम के चक्कर में खाना भूल जाते हैं। इसकी बात पर जरजान ने सर हिला दिया। जरजान अक्सर काम में इतना मसरूफ़ हो जाता था कि खाना खाता ही नहीं था। फिर महर इसे ज़बरदस्ती खाना खिलाती थी। महर सबसे मिलकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। जाओ जाओ महर, अब तो इस घर को बर्बाद होने से तुम तो क्या कोई भी नहीं रोक सकता, मशर ने सोचा। महर को हुए 2 दिन हो गए थे। महक के अलावा शाहवेला के तमाम अफराद आज लंच के लिए बाहर गए थे। महक का इंपॉर्टेंट टेस्ट था, इसलिए वो घर पर ही रुक गई थी। वो टेस्ट की तैयारी कर रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। मशल, आप ही आप आए ना। मशल को अपने कमरे में देखकर महक को खुशगवार हैरत हुई। महक, अगर तुम फ्री हो तो मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी? मशल ने चेहरे पर मसरूरी मुस्कुराहट सजाकर पूछा। पर आप ही, मेरा तो टेस्ट है कल, मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ। महक बोली, उफ चलो ना यार, टेस्ट की तैयारी वापस आकर कर लेना, अबिहा भी नहीं है घर में, वरना मैं इसी के साथ चली जाती। मशर कोफे से बोली। पर आप ही, महक ने कुछ कहना चाहा, पर कुछ नहीं, चलो। वो महक का हाथ पकड़े से ज़बरदस्ती उठाते हुए बोली। मजबूरन महक को इसके साथ चलना पड़ा, पर न जाने क्यों महक को बहुत अजीब लग रहा था। इसका दिल इसे बार बार जाने से रोक रहा था। सब लोग वापस आ चुके थे। रज़िया मुलाज़मा, महक कहाँ है? नज़र नहीं आ रही, अपने कमरे में भी नहीं है। आसिया बेगम ने इधर-उधर नजर दौड़ाते हुए पूछा। बेगम साहबा, वो तो मशर बीबी के साथ शॉपिंग पर गई हैं। मुलाज़मा बताए हैं, मशल महक को शॉपिंग पर लेकर गई है। वो मशल तो किसी से बात करना पसंद नहीं करती, आज ये करिश्मा कैसे हो गया? आसिया बेगम बोलते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम होगी लेकिन मशल और महक घर वापस नहीं आई और ये अब सब परेशान हो गए। जर जान को आते देखा आसिया बेगम फ़ौरन की तरफ लपकी। क्या हो गया? अब लोग इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? जरजान ने पूछा। जर जान बेटा, महक और मशल शॉपिंग पर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई, फ़ोन भी ऑफ जा रहे हैं दोनों के। आसिया बेगम ने सारी बात बताई। वट क्यों गई महक मशर के साथ और किसकी इजाज़त से गई है? वो जरजान गुस्से से बोला। क्या हो गया जरजान बेटा? महक और मशर दोनों घर नहीं है। हम तुमसे पूछने की बजाय इन्हें ढूंढो, मायरा बेगम बोली। तभी मशल घर में दाखिल हुई। जरजान, वो महक, वो मसूरी परेशानी से बोली। क्या हुआ महक को? जरजान परेशानी से बोला। मैं 2 मिनट इसे गाड़ी में बैठाकर आइसक्रीम लेने गई थी, जब वापस आई तो वो गाड़ी में नहीं थी। मैंने इसे हर जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। महक बोली। देख लिया, मैं ना कहती थी कि नज़र रखा करो लड़कियों पर, आप देखा भाग गई ना वो किसी के साथ, इसलिए तो वो हमारे साथ बाहर नहीं गई थी क्योंकि इसका इरादा तो कुछ और ही था। नाला बेगम जहर गिर रही थी। जरजान बेटा प्लीज़ बच्ची को ढूंढ लाओ प्लीज़ बेटा, पता नहीं वो कहाँ गई होगी और किस हाल में होगी। आसिया बेगम रोते हुए बोली। मामा आप फिक्र ना करें, मैं इसे ढूंढ लूँगा। चची जान, मामा को अंदर ले जाएं प्लीज़। जरजान तसल्ली देते हुए बोला। कुछ ही देर में शहरियार और जहान भी आ गए थे। वलीद, मोहसिन, जरजान, जहान और शहरियार सभी महक को ढूंढने के लगे हुए थे, लेकिन महक का कुछ पता नहीं चल रहा था। सब लोग बहुत परेशान थे। अचानक सबकी नज़र महर पर पड़ी। महर के पीछे चादर में लिपटी हुई महक थी। महर, तुम कब आई? और महक, तुम कहाँ चली गई थी तुम? आसिया बेगम हैरतज़दा सी बोली। आयजा, जाओ महक को अंदर ले जा। महर की बात पर आयजा सहलाती हुई महक को लेकर अंदर चली गई। महर आगे बढ़ी। सब हैरानी से देख रहे थे। चटाक महर के थप्पड़ ने मशल के गालों पर निशान छोड़ दिया। सब बेयकीनी से महर को देख रहे थे। आज पहली दफ़ा इसने शाह खानदान की किसी फर्द पर हाथ उठाया था। शर्म आनी चाहिए तुम्हें मशल। मैं नीति ज़ोर से बोली कि सब सहम की एक औरत होकर तुमने एक दूसरी औरत की ज़िंदगी बर्बाद करना चाहिए, वो भी चंद पैसों के लिए। महर की बात पर मशल लड़खड़ाई। हुआ क्या है महर? फाक शाह बोले। आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, पूछिए इससे क्या करने जा रही थी।
ये अगर मैं 1 मिनट भी लेट हो जाती ना तो ऐसा नहीं, और ये मिलकर महक को बेच चुके होते। महर की बात पस्सा पत्थर के हो गए। 5 करोड़ कीमत लगाई थी ना तुमने। शाह खानदान की इज्जत की, शर्म से डूब मरो तुम मशल। इस महक ने तुम्हें कज़न नहीं बहन माना, इसकी ज़िंदगी बर्बाद करने चली थी तुम। खैर इसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, कसूर तो आपका है पुप्पो। अगर आप इनकी अच्छी तरबियत करती ना तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। महर नायला बेगम को देखते हुए बोली, और आप पुप्पो सब कुछ जानते हुए भी आपने नहीं रोका। दौलत की लालच में आप इतनी अंधी हो गई थी कि अपने सगे भाई की औलाद के साथ इतना बड़ा जुल्म। ओ माय गॉड, अगर मैं 5 मिनट लेट हो जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। महर शदीद गुस्से में थी। मैंने आज तक आपकी हर गलती माफ़ की, पर ये गलती माफ़ी के लायक नहीं है। दफ़ा हो जाएं आप सब यहाँ से, इससे पहले कि मैं आप अपने आपे से बाहर हो जाओ। निकलो यहाँ से। महर बोली, मेरा बेटा कहाँ है? नायला बेगम बोली, हूँ आपका बेटा, जाते हुए इसे भी सप्ताह से लेकर जाइएगा। महर बोली, क्या क्या किया तुमने इसके साथ? जो काम इसने किया इसकी सज़ा मौत है, लेकिन शायद वो ज़िंदा बच जाए। हड्डियाँ तोड़ दी हैं मैंने इसकी। महर गुस्से से बोली, बेटा तुम तो 1 हफ्ते बाद वापस आने वाली थी ना। मारा बेगम की बात पर महर बाकी सबकी तरह मतवज्जो ही। गड़बड़ का एहसास तो मुझे तभी हो गया था जब पुप्पो लोग मेरे दुबई जाने पर खुश हो रहे थे, इसलिए मैंने आप सबसे झूठ कहा कि मैं 1 हफ्ते बाद वापस आऊँगी। मैं तो आज ही सुबह वापस आ गई थी, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो घर पर कोई भी नहीं था। फिर जैसे पता चला कि महक मशर के साथ शॉपिंग पर गई, और मॉल का नाम सुनकर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मशर का क्या प्लान है, क्योंकि मॉल से कुछ ही दूर रेड लाइट एरिया है। इसलिए मैंने महक को बचाने के लिए निकल गई। रज़िया को मैंने भी मना किया था कि वो मेरी वापसी तक कुछ भी ना बताए। महर के बताने पर सब नम आंखों से मुस्कुरा दी। कुछ ही देर में मशर, नायला बेगम और अबीहा बाहर निकले। सबने इन्हें देखकर मुंह फेर लिया। मैंने आगे बढ़कर अबीहा का हाथ पकड़ लिया। तुम कहाँ जा रही हो? वो मैं मामा के साथ। अबीहा से कुछ बोला ना गया। तुम अब से यहीं रहोगी? महर की बात पर अबीहा ने हैरानगी से देखा। तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं, और आज जो हुआ इसके बाद मैं नहीं चाहती कि तुम इनके साथ रहो, और मत भूलो कि अब तुम मलकों की भी इज्जत हो। महर बोली, लेकिन अबीहा ने कुछ कहना चाहा। अबीहा, अंदर जाओ। महर के हुक्म पर वो मुस्कुराती अंदर चली गई। ज़रजान महक के रूम में आए तो वो बेड पर बैठी रो रही थी। बस कर दो महक, अल्लाह का शुक्र है कि तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। ज़रजान की बात पर महक इसके गले लग गई। तुम ठीक हो ना? कोई चोट तो नहीं लगी? ज़रजान के पूछे पर महक ने नफ़ी में सर हिलाया। भाई आप मेरी फ़िक्र मत करें, मैं ठीक हूँ। आप महर आपी को देखें, इनकी बाजू पर गोली लगी है। महक फ़िक्रमंदी से बोली, डोंट वरी, मेरी प्रिंसेस बहुत बहादुर है, मैं देखता हूँ। कहकर ज़रजान बाहर निकल गया। ज़रजान कमरे में गया तो महर वहाँ नहीं थी। महर बालकनी में खड़ी थी। ज़रजान भी वहीं चला है। मेरी प्रिंसेस वाकई ही बदल गई है, या मेरी गलत फहमी है? ज़रजान के कहने पर मैंने नासमझी से देखा। बचपन से आज तक जब भी तुम्हें कोई चोट लगती थी तुम किसी को बताओ या ना बताओ मुझे ज़रूर बताती थी। आज तुम्हें गोली लगी और तुमने मुझे बताया था कि नहीं? ज़रजान ने कहा, सॉरी ज़र, मैं गुस्से में थी इसलिए ध्यान नहीं दिया, पर आप परेशान मत हो, गोली छू कर गुजरी थी। महर ने फ़ौरन वजाहत दी। जो भी था वो ज़रजान को नाराज़ नहीं कर सकती थी। मैंने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया, आता ही होगा ज़र बोलकर ज़रजान जाने लगा, पर महर ने ज़रजान का हाथ पकड़ लिया। नाराज़ है? महर ने पूछा। हाँ हूँ नाराज़, लेकिन गोली वाली बात पर नहीं, किसी और बात पर। ज़रजान ने बताने पर महर मुस्कुराई। जानती हूँ आप इससे नाराज़ हो क्योंकि मैंने आपको मशल और पुप्पो के बारे में नहीं बताया। महर बोली, तुम हर दफ़ा ऐसे क्यों करती हो महर? अगर तुम्हें मशल पर शक था तो मुझे नहीं बता सकती थी, और जब तुम घर आई तब तो मुझे बता सकती थी ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता। लेकिन तुम्हें शौक है ना मौत के मुंह में जाने का। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो, अगर वो गोली तुम्हें बाजू की बजाय कहीं और लग जाती तो? तुम जानती हो ना मेरे अंदर हर सब कुछ सहने की हिम्मत है, मगर तुम्हें खोने की नहीं। ज़रजान बोलने पर आया तो बोलते चला गया। सॉरी ज़र, मैं क्या करती, मुझे हर हाल में महक को बचाना था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे इसे ढूंढने निकल पड़ी। महर परेशानी से बोली। ज़रजान कुछ भी बोले बिना चला गया। कुछ देर में डॉक्टर आ गया। डॉक्टर ने महर की बाजू की ड्रेसिंग की और कुछ ज़रूरी हदायत देकर चला गया। महर का ध्यान ज़रजान की तरफ था। वो बचपन से ही ज़रजान की नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पूरी रात वो करवटें बदलती रही, फिर इसे नींद नहीं आई। इसे सुबह से कुछ नहीं खाया था, भूख से बुरा हाल था, लेकिन इस वक्त इसे सब कुछ भूल चुका था। याद था तो सिर्फ ये कि ज़रजान इससे नाराज़ है। आखिर तंग आकर महर उठी और ज़रजान के कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरा खाली था, ज़रजान घर पर ही नहीं था। ज़रजान फ़ोन भी घर ही छोड़ गया था। महर को खुद पर शदीद गुस्सा आया। ज़रजान पहले भी महर से नाराज़ होता था, पर महर इसे मना लेती थी। वो गुस्से से अपने कमरे में आ गई। जब काफ़ी देर गुजर गई वो इसे नींद नहीं आई तो उसने दराज खोला और इसमें से स्लीपिंग पिल्स निकाल कर खा ली। गुस्से में इसे पता नहीं चला कि वो कितनी गोलियां खा गई। कुछ ही देर में वो होश हवास से बेगाना हो गई। ज़रजान को जहाँ का फ़ोन आया था, इसलिए वो जहाँ से मिलने बाहर चला गया था। वो महर से नाराज़ नहीं था। वो महर के पास जाकर से बताना चाहता था कि वो इसे नाराज़ नहीं है, लेकिन मौका ही नहीं मिला। वो ये सोचकर जहाँ से मिलने के लिए चला गया सुबह बता देगा। सुबह आसिया बेगम ने महर को उठाना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने सोचा महर थकी हुई है। ज़रजान ऑफिस के लिए तैयार होकर महर के कमरे की तरफ बढ़ गया। इसकी आदत थी वो महर से मिलकर ही ऑफिस जाता था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो महर उदय मुँह बेड पर लेटी हुई थी और सर्दी के बावजूद इसके ऊपर कंबल नहीं था। ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, इतनी सर्दी में बिना कंबल के सोई हुई है। ज़रजान बड़बड़ाता हुआ महर पर कंबल डालने लगा। वो वापस
मुड़ने लगा जब एकदम रुका। साइड टेबल पर स्लीपिंग पिल्स पड़ी हुई थी। जरजान ने कभी भी मेहर को स्लीपिंग पिल्स नहीं लेने दी थी। इसने आगे बढ़कर मेहर को हिलाया पर वो नहीं उठी। ओ माय गॉड। जरजान ने मेहर को उठाया और भागते हुए गाड़ी में बैठाया। गाड़ी में बैठा और जरजान मेहर को अस्पताल लेकर पहुंचा। 2 घंटे के इंतजार के बाद डॉक्टर ने मेहर के खतरे से बाहर होने की खबर सुनाई। जरजान शुक्र अदा करता हुआ अंदर बढ़ गया। मेहर आंखें बंद किए हुए लेटी हुई थी। जरजान ने आगे बढ़कर मेहर के सर पर बोसा दिया। मेहर ने आस्था से आंखें खोली और खूबी से जरजान को देखा। जब पता है कि आप मुझसे नाराज नहीं रह सकते तो क्यों होते हैं? मेहर बोली, तुम भी कोई ढंग का काम करो तो ना। किसने कहा था नींद की गोली खाने को? ऊपर से मैडम ने खाना भी नहीं खाया था। जरजान भी इसी के अंदाज में बोला, हाँ तो आप क्यों गए थे घर से बाहर जब आपको अच्छी तरह पता है कि मैं आपके बिना खाना नहीं खाती और मुझे आपके बगैर नींद भी नहीं आती? मेहर की बात पर जरजान से गुरा, मेरी क्यूट सी प्रिंसेस, मैं तुमसे नाराज़ नहीं था और ना ही मैं तुम्हारी वजह से बाहर गया था। मैं जहाँ से मिलने गया था। जरजान इसकी नाक दबाते हुए बोला। वो गुस्से में लगी इतनी प्यारी रही थी। क्यों जहान आपकी की गर्लफ्रेंड है जो आप आधी रात को क्यों जहान आपकी गर्लफ्रेंड है जो आधी रात को आप इससे मिलने गए थे? वो मुंह बनाते हुए बोली। इसके मुंह के जावे देखकर जरजान ने बामुश्किल अपनी हंसी रोकी। अच्छा बताओ कैसे मनाऊं मैं अपनी प्रिंसेस को? जरजान मुस्कुराते हुए बोला हूँ, सिट स्टैंड करें। इसकी बात पर जरजान का मुंह खुल गया। क्या यहाँ? जरजान हैरानी से बोला, जी बिल्कुल यहाँ। मेहर हंसी दबाते हुए बोली। फिर जरजान सिट स्टैंड करने लगा। नर्स जो मेहर को मेडिसिन देने के लिए आई थी, सामने का मंजर देखकर वो गिरते गिरते बची। मशहूर बिजनेसमैन जरजान शाह जो किसी के आगे झुकना तो दूर किसी को अपने आगे बोले नहीं देता, वो अपनी बीवी के सामने से स्टैंड कर रहा था। बस काफ़ी है, वो मेहर मुस्कुराते हुए बोली। जरजान भी मुस्कुरा दी। नर्स फ़ौरन आगे बढ़ी मेडिसिन देने। मैं नहीं लेती मेडिसिन, ये कड़वी होती है। मेहर बोली, अच्छा ये कड़वी है तो क्या? तो वो क्या मीठी थी जो रात को खाई थी? जरजान बोला, वो तो गुस्से में खा ली थी, ये नहीं खाने वाली मैं। मेहर की बात पर जरजान ने नर्स को इशारा किया तो वो बाहर निकल गई। जल्दी से ये मेडिसिन खाओ। जरजान सख्ती से बोला। मेहर को ना चाहते हुए भी मेडिसिन खानी पड़ी। जरजान ने घर में किसी को भी मेहर वाले वाक़े के बारे में नहीं बताया था। सब लोगों ने शादी की शॉपिंग शुरू कर दी थी। मामा प्रिंसेस के लिए मेहंदी, बारात और वलीमे का ड्रेस मैं खुद लूँगा। जरजान बोला, ठीक है बेटा। से बेगम मुस्कुराते हुए बोली। मेहर, फ़र्ज़ करो अगर शादी वाले दिन जरजान किसी और लड़की से शादी कर ले तो? जहान बोला, तो मैं इस लड़की को जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगी। मेहर बोली, चुड़ैल ही रहोगी तुम सारी ज़िंदगी। जहान की बात पर मेहर ने से गोरा, कितना हाय, कितना मज़ा आएगा ना आप दोनों की शादी पर। महक बोली, ज़र आप कार में नहीं घोड़े पर बैठ कर आना। मेहर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ और अगर ये थोड़ा बहुत लेट हो गया तो तुम घोड़े पर बैठकर पहुंच जाना इसे लेने। शहरियार की बात पर सब हंसने लगे। शहरियार के बच्चे आने तो तुम्हारी शादी निकाह होने से 2 मिनट पहले अबिया को लेकर भाग जाऊंगी मैं। मेहर मज़े से बोली, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें किसी नहर में धक्का दे दूंगा और खुद अबिया को लेकर वापस आ जाऊंगा। शहरियार बोला, निकाह तो तब करोगे जब बच्चोगे। जरजान तुम्हें गोली मार देगा। जहान बोला, यही तो प्रॉब्लम है ना, इन्हें नहर में गिरा दे तो जरजान तो अबिया को शादी से पहले ही बेवा कर देगा। शहरियार दुख से कहने लगा, वैसे मुझे नहर में धक्का देने से कुछ हासिल नहीं होगा तुम्हें क्योंकि मुझे स्विमिंग आती है। मेहर ने कहा। आज मेहर और जरजान की मेहंदी थी। आसिया बेगम के बहुत कहने पर भी मेहर ने माइयों बैठने से इनकार कर दिया था। अभी भी रूम में बैठी तैयार हो रही थी। इसने जरजान का लाया हुआ हल्का सा पीले रंग का फ्रॉक जेबतन किया था। कानों में झुमके के अलावा और कोई जेवर नहीं पहना था। हाथों में पीले रंग की चूड़ियाँ थी। सादगी में भी वो कैमर ढा रही थी। कुछ ही देर में इसे और जरजान को साथ बैठा दिया गया था। अभी हम महक और आयजा ने एक जैसे वाइट फ्रॉक पहने हुए थे जबकि लड़कों ने पीले रंग के कुर्ते और सफ़ेद पजामे पहने थे। कुछ ही देर में रस्में शुरू हो गई थी। लो ज़र ये लोग मुझे इतनी मिठाई क्यों खिला रहे हैं? मुझे लगता है आज मीठा खा कर ही मेरा बुरा हाल हो जाएगा। मेहर कोफत से बोली, प्रिंसेस ये तो खानी पड़ेगी। अब हम किसी को मिठाई खिलाने से मना तो नहीं कर सकते ना? जरजान ने कहा। एक औरत मेहर के पास आकर बैठी। जो इसने मेहर को मिठाई खाने के लिए हाथ बढ़ाए, मैंने इसके हाथ से मिठाई ले ली। इस औरत ने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि मेहर ने मिठाई इसके मुँह में डाल दी। इस औरत समेत सब की आंखें फटी रह गई। अब आएगा मज़ा, अब मिठाई में नहीं, ये लोग खाएंगे। मेहर के कहने पर जरजाने से गुरा अब जो भी रस्म करने के लिए आता और जैसे ही मिठाई खिलाने लगती, मेहर फ़ौरन से मिठाई लेकर इसके मुंह में डाल देती। जहान और शहरियार का हंस के बुरा हाल था। तुम कभी नहीं सुधरने वाली प्रिंसेस। जरजान ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, सर आप मुझे पहले ही बता देते, मैं एक ही दफ़ा अपने बालों में ढेर सारा ऑयल लगा लेती। इन सबको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सारे बाल ख़राब कर दिए हैं मेरे। मेहर गुस्से से बोली, अब तुम सबके सरों पर ऑयल लगाना मत शुरू कर देना प्लीज़। जरजान हंसते हुए बोला, दिल तो कर रहा है ये सारा का सारा ऑयल इन सबके सरों पर डाल दूँ। मेहर बोली। तभी जहान स्टेज पर आया। जहान ने बहुत सा तेल मेहर के सर पर लगा दिया। जहान के बच्चे ये क्या कि तुमने सारे बाल ख़राब कर दिए। मेहर जहान को घूरते हुए बोली, तुमने कभी तेल नहीं लगाया ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं तुम्हारे सर पर तेल लगा ही देता हूँ। जहाँ मज़े से बोला। जहान ने पास पड़ा उपटन उठाया और मेहर के चेहरे पर लगा दिया। रुक जाओ जहान के बच्चे, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहते हुए उपटन से भरा हुआ बर्तन उठाया। पहले
पकड़ो तो चुड़ैल कहते हुए जहाँ ने दौड़ लगा दी। मेहर भी इसके पीछे दौड़ लगा दी। अब वो दोनों पूरे घर में भाग रहे थे। सब लोग मुंह देखे नहीं देख रहे थे। बर्तन मेहर ने बर्तन में से उपटन निकालकर हाथों में भरा। वो जहान को उपटन लगाने ही लगी थी जब जहान फौरन झुक गया और मेहर ने सामने खड़े शहरियार के चेहरे पर लगा दिया। जहाँ रुको बताती हूँ मैं तुम्हें। मेहर शहरियार को नजरअंदाज करती फिर से जहान के पीछे भागने लगी जबकि शहरियार बुत बना इन दोनों को देख रहा था। रुको तुम दोनों जरा। शहरियार ने भी इनके पीछे दौड़ लगा दी। मेहर ने जहान के चेहरे पर उपटन लगा दिया। उपटन चेहरे से होता हुआ जहान के शर्ट पर गिरने लगा। चुड़ैल तुमने मेरी शर्ट खराब कर दी। दो ये मुझे। वो मेहर से बर्तन खींच लेते हुए बोला। मेहर और जहान बर्तन खींचने में मसरूफ थे जब अचानक जहान के हाथों से बर्तन छूट गया। जहान पीछे से आते शहरियार पर गिरा। वो दोनों धर्म से ज़मीन पर गिरे जबकि मेहर गिरने लगी थी जब जरजान ने इसे पकड़ लिया। इसी स्नान में मेहर के हाथों से बर्तन छूटकर ऊपर उछल गया और वो गया सारा उपटन मेहर और जरजान के ऊपर। वो दोनों उपटन से भर गए। मेहर और जरजान जब संभले तो एक दूसरे की तरफ देखकर जोर से हंसे। शहरियार और जहाँ भी ज़मीन पर लेटे लेटे हंसने लगे। चलो सब जाकर अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। आसिया बेगम हंसते हुए बोली। वो सब भी अंदर बढ़ गए। कुछ ही देर में वो सब दोबारा बाहर आ गए। थोड़ी ही देर में खाने का दौर चला। खाने के बाद शहरियार ने डांस का शोर मचा दिया। पहले शहरियार और जहां ने डांस किया फिर वलीद शावेज और मौसम भी इनमें शामिल हो गए। जर चलो ना हम भी डांस करते हैं। मेहर की बात पर जरजान ने हैरानी से इसकी तरफ देखा। तुम डांस करोगी? वो भी यहाँ सबके सामने वह हैरत से बोला। मैं नहीं, हम डांस करेंगे। आप भी मेरे साथ डांस करोगे? वो बोलते हुए मेहर जरजान को ज़बरदस्ती ले गई। अब मेहर जरजान शहरियार मोहसिन जहान वलीद और शावेज सब डांस करने में मसरूफ़ थे। बाकी सब मुंह खोले ने देख रहे थे। वो अनोखी दुल्हन देख रहे थे जो खुद अपनी मेहंदी पर डांस कर रही थी। आखिर मेहंदी का फंक्शन इख्तिताम पजीर और सब अपने अपने कमरों में चले गए। आज बारात का फंक्शन था। सारे इंतजाम मेहर के हुक्म पर शावेला में ही किया गया था। जरजान ब्लैक कलर की शेरवानी में शहजादा लग रहा था जबकि मेहर को रूम में ब्यूटिशियन तैयार कर रही थी। भाई मुझे क्यों लग रहा है कि अभी कुछ होने वाला है। आई मीन कोई नया ड्रामा। वलीद शाह से बोला। मेहर जरजान शाह की शादी है, कुछ तो होगा ना। जहान बोला। तेरे लाले तेरी चुड़ैल आज भी डांस करने वाली है क्या? जहान के पूछे पर जरजान ने इससे घूरा। तुम अपनी चूंच बंद नहीं रख सकते। जरजान के कहने पर जहान मुंह बनाकर बैठ गया। तभी पूरे शावेला पर फायरिंग शुरू होगी। जरजान समेत सब लड़के बाहर भागे। नीचे लॉन्च में राना और इसके आदमी खड़े थे। खबरदार जो कोई भी अपनी जगह से हिला वरना सबके साथ मारे जाओगे। राना धाड़ा। भाई आपने इनको भी शादी का कार्ड दिया था। मौसम की बात पर साथ खड़ी आजान इसके पाँव पर जोर से अपना पाँव मारा है। अल्लाह मेरा पाँव। मौसम कराते हुए बोला। ओए चुप कर। राना गुस्से से बोला। देखिए राना जी, अगर आपने हम में से किसी पर भी गोली चलाई तो हम आपको खाना नहीं देंगे और खाने में तो बिरयानी भी है और जो आपको बगैर खाए जाना पड़ेगी। मौसम की बात पर जहान का दिल किया कि इसका सर फाड़ दे जबकि राना उससे घूरा। जा आज तुम सबको कौन बचाएगा? ये जरजान या फिर वो मेहर? वो बेचारी तो दुल्हन बनी अपनी आगे की ज़िंदगी के ख्वाब देख रही होगी। राना ने कहका लगाया। आज यहाँ से डोली नहीं जनाजे उठेंगे। राना बोला। अचानक राना के आदमी के पाँव पर कहीं से आकर गोली लगी और ज़मीन पर गिर गया। सबने हैरानी से पीछे देखा। पीछे मेहर हाथ में गन लिए खड़ी थी। मेहर को देखकर जरजान को लगा कि वो अभी बेहोश हो जाएगा क्योंकि मेहर ने लहंगे की शर्ट के नीचे लहंगे की बजाय जीन्स पहनी हुई थी। हल्का सा मेकअप और बालों को जोड़े में मुकीद किया हुआ था। झुमके और झूमर के अलावा और कोई जेवर नहीं पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेहर जरजान शाह ख्वाबों की दुनिया में नहीं जीती। मेहर मुस्कुराते हुए बोली। राना कुछ नहीं बोला। वो तो बस हैरान और परेशान सा मेहर को देख रहा था। सब के सब ऐसे देखने पर मेहर महफूज हुई। तुम्हारी बेहतरी सी में राना कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ वरना मेहर जरजान शाह को तुम जानते हो अपने पैरों पर वापस नहीं जाओगे और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं धमकी नहीं देती। मेहर संजीदगी से बोली। वो आज के दिन कोई बदमज़गी नहीं चाहती थी। आज तो मैं जा रहा हूँ पर याद रखना कि मेरी ज़िंदगी का मकसद तुम्हारी मौत है। बोलकर राना बाहर निकल गया। मेहर बेटा ये सब क्या है? आसिया बेगम हैरानी से बोली। क्या बड़ी मामा? मेहर ने पूछा। तुमने लहंगा क्यों नहीं पहना और दुपट्टा भी नहीं लिया? आसिया बेगम बोली। इतना भारी लहंगा वो पहनकर मुझसे चला ही नहीं जा रहा था इसलिए मैंने उतार दिया और दुपट्टा मैं महक को वो हल्का सा रेड वाला कर लूँगी। मेहर बोली। या अल्लाह मेहर बेटा मेहमान क्या कहेंगे कि ऐसी दुल्हन है? आसिया बेगम परेशानी से बोली। नहीं बड़ी मामा मैं नहीं पहन रही इतना भारी लहंगा। मेहर को कोफस्त से बोली। फिर सबके बेहद इसरार पर भी मेहर ना मानी। मजबूरन सबको मेहर की जिद के आगे हार मानी पड़ी। मेहर बड़े आराम से जाकर जरजान के साथ स्टेज पर बैठ गई। सब लोग हैरत से देख रहे थे। क्या ज़माना आ गया। दुल्हन साहबा खुद ही जाकर स्टेज पर बैठ गई। जहाँ हंसते हुए बोला। वो दोनों स्टेज पर बैठे थे जब कैमरामैन भी वहाँ आ गया। जर ये क्यों आया है? मेहर कैमरामैन को घूरते बोली। क्या मतलब प्रिंसेस वो मूवी बनाने आया है? जरजान हैरानी से बोला। छोड़े इनसे, चले हम सेल्फी लेते हैं। मेहर ने फ़ोन निकाला और वो दोनों सेल्फी लेने लगे और चुड़ैल मेरे बिना सेल्फी अधूरी है। जहाँ भी इसके पीछे खड़ा हो गया। हाँ
तो मुझे जहेज़ में मिले हो ना, हर चीज़ में घुसते हो। मेहर मुँह बनाते हुए बोली चुप कर करो, और ये क्या तुम जरजान के साथ चिपकी बैठी हो, उठो यहाँ से, यहाँ मैं बैठूंगा। जहान इसे ज़बरदस्ती उठाते हुए बोला तुम क्यों यहाँ बैठोगे दुल्हन, मैं हूँ या तुम। मेहर गुस्से से बोली मेरी मर्ज़ी, मैं बैठूंगा। जहान बोला जी नहीं मैं बैठूंगी। मेहर भी अपनी ज़िद पर कायम थी। वो दोनों अब बहस कर रहे थे। सब मेहमान मुँह खोले दुल्हन को देख रहे थे जो जहाँ के साथ बहस कर रही थी। बस करो तुम दोनों, कल भी तुम लोग लड़ने में मसरूफ़ थे, आज भी लड़ रहे हो। जहाँ तुम जाओ यहाँ से, और मेहर तुम यहाँ बैठो। वो सख्ती से बोला तो जहाँ मुँह बनाते हुए वापस चला गया, जबकि मेहर जरजान के साथ बैठ गई। कुछ देर बाद महक दूध का गिलास उठाए स्टेज पर आई। भाई मैं 10,000 लूँगी। महक बोली हैं ज़रा इस एक गिलास के दूध के लिए 10,000? मेहर हैरानगी से बोली जरजान ने भी बगैर कोई सी बहस के पैसे दे दिए और दूध पीने लगा। ज़रा आप इतना सारा दूध कैसे पी रहे हैं? मेहर मुँह बनाते हुए बोली वैसे ही जैसे तुमने शावेज़ की शादी पर पिया था। जरजान मुस्कुराते हुए बोला आपसे किसने कहा कि मैंने वो दूध पिया था? मेहर की बात पर जरजान ने से सवाल नज़रों से देखा। वो तो मैंने गिरा दिया था। मेहर मज़े से बोली क्या तुमने वो दूध नहीं पिया था? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जरजान मुस्कुराते हुए बोला अचानक सारी लाइट्स ऑफ हो गई थी। तारों का चमकता गहना, फूलों की महकती वादी, इस घर में खुशहाली आई जिस घर में तुम्हारी शादी। वलीद, महक, वलीद, मोहसिन, जहान, शहरियार, अबिया, आयजा सब डांस कर रहे थे। मैंने मोहब्बत से ने देखा वो सब डांस कर चुके थे तो खाने का शोर मच गया। खाने के बाद कुछ रस्में हुई और फिर आसिया बेगम ने मेहर को रूम में भेज दिया। मेहर रूम में बैठी थी जब जरजान वहाँ आया। अस्सलाम वालेकुम। जरजान ने सलाम करने पर मेहर ने जवाब दिया। जरजान ने साइड दराज में से पेपर्स निकाले। ये है तुम्हारी मोदी का। वो मुस्कुराते हुए बोला ये क्या है जर? मेहर हैरानी से बोली ये इस घर के पेपर्स हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बनवाया है। तुम्हें याद है तुम्हें बचपन से कितना शौक था कि हमारा एक अलग घर हो, बहुत खूबसूरत सा। तो ये रहे हमारे घर, तो ये रहा हमारा घर। जरजान ने लैपटॉप पर मेहर के घर की तस्वीरें दिखाई। वाह जर ये तो बहुत प्यारा है, थैंक यू। मेहर मुस्कुराते हुए बोली। जरजान मेहर के करीब हुआ और उसके कान में सरगोशी की। मुझे तुमसे इश्क है बेहद, बेपनाह, बेइंतहा। जरजान के खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट, जरजान के खूबसूरत इजहार पर मेहर मुस्कुराई। मुझे भी। मेहर जरजान के गले लगती हुई बोली। जरजान ने मुस्कुराते हुए इसे इसके गिर्द बाजू हाइल कर दिए। चांद भी इन दोनों के मिलने पर मुस्कुरा रहा था। सुबह जरजान की आंख खुली तो मेहर जरजान के सीने पर सर रखे सो रही थी। जरजान मुस्कुरा दी। उसने आस्था से मेहर का सर तकिए पर रखा, उठ कर अलमारी खोलकर खड़ा हो गया। इसके सारे कपड़े तरतीब से रखे हुए थे। जरजान के रूम में किसी मुलाजिम को आने की इजाज़त नहीं थी। मेहर को जब भी टाइम मिले वो जरजान का रूम सेट कर देती थी। कपड़े लेकर वो वॉशरूम में चला गया। जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो मेहर भी बेदार हो चुकी थी। गुड मॉर्निंग। जरजान इसे मोहब्बतपाश नज़रों से देखते हुए बोला मॉर्निंग। मेहर मुस्कुराई। चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, नीचे सब नाश्ते के लिए हमारा इंतजार कर रहे होंगे। जरजान के कहने पर मेहर सहलाते हुए वॉशरूम में घुस गई। कुछ देर बाद वो दोनों नीचे आती दिखाई दी। अरे वाह आज तो दूल्हा दुल्हन तो बड़ी जल्दी उठ गए हैं, आसिया बेगम बोली। वो दोनों मुस्कुराते हुए चेयर खींचकर बैठ गए। आप ही आप बहुत प्यारी लग रही हैं। मेहर ने दिल से तारीफ की थी। मेहर ने रेड शॉर्ट फ्रॉक के साथ ब्लैक जींस पहनी हुई थी, बालों को खुला छोड़ा हुआ था। हमेशा की तरह लिपस्टिक के अलावा चेहरा मेकअप से आ रही था। थैंक यू। मेहर बोली। मेहर बेटा आप पार्लर जाओगी या ब्यूटिशियन को घर बुला लें? मायरा बेगम मेहर से बोली। छोटी मामा मुझे नहीं करना मेकअप। मेहर कौफत से बोली क्यों बेटा तुम्हारा वलीमा है, मेकअप तो करना चाहिए, और कल भी तो तुमने मेकअप किया था ना। मायरा बेगम मेहर को समझाते हुए बोली कल तो बारात थी ना, आज मैं नहीं करूँगी। बस मेहर भी अपनी बात पर कायम थी। कोई बात नहीं मेहर, अगर आप नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो बगैर मेकअप के भी बहुत प्यारी लगेगी। आसिया बेगम की बात पर मेहर ने सर हिला दिया। चल आज भी जीन्स पहनने का इरादा है। वो जहान ही क्या जो 2 मिनट में चुप रह सके? कछुए कुछ देर तो चुप रह लिया करो, कितने बोलते हो, थकते नहीं हो? मेहर की बात पर जहान का मुंह खुल गया। वट तुमने मुझे कछुआ कहा? जहान सदमे से बोला हाँ बिल्कुल, मैंने तुम्हें जहान मलिक को कछुआ बोला। वैसे कैसा लगा तुम्हें अपना निकनेम? मेहर शरारत से बोली। देख ले जरजान तेरी बीवी के भी पर निकल आए हैं। जहान ने जरजान से कहा है जर कहाँ है? पर मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। मेहर ना समझी से खुद को देखते हुए बोली या अल्लाह अब ये लड़की पूरा दिन ये सोचती रहेगी कि पर कहाँ पर है। जरजान बोला जहान खबरदार जो अब तुमने कोई उल्टी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जरजान जहान को फोन करते हुए बोला था। जोरू का गुलाम देख लूँगा मैं तुझे। जहान बोला हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं जर की एक अच्छी सी तस्वीर भेज दूंगी तुम्हारी तरफ, जी भर कर देख लेना। मेहर की बात पर ना चाहते हुए भी जरजान की हंसी छूट गई, जबकि जहान इसे घूरता हुआ बाहर निकल गया। वलीमे का फंक्शन शुरू हो चुका था। मेहर और जरजान हमेशा की तरह बहुत प्यारे लग रहे थे। मेहर ने पर्पल रंग का फ्रॉक पहना था। आज मेहर ने कोई जेवर नहीं पहना था, सिर्फ जरजान के कहने पर चूड़ियाँ पहन ली थी।
बालों की फ्रेंच चुट्टी बनाई हुई थी, वो बिल्कुल सादगी से तैयार हुई थी। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को सर। सॉरी, एक्चुअली मैं एक ज़रूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए नहीं आ सका। वो दोनों साथ खड़े थे। जब अली वहाँ आकर बोला, प्रिंसेस इन है तो तुम जानती होगी ना, ये शानज़े भाभी के भाई अली हैं। जरजा ने महर से इसका तारुफ करवाया। महर को अबिया की इंगेजमेंट पर अली की कई की बातें याद आ गई। महर कुछ नहीं बोली, बस जरजा का हाथ पकड़कर आगे बढ़ गई। क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे क्यों चली आई वहाँ से और मुझे भी साथ ले आई? जरजान ने हैरानी से बोला। महर ने इसे अली की कही हुई सारी बातें बता दी। तुमने मुझे वहाँ पर क्यों नहीं बताया? मैं अच्छी तरह से इसे सबक सिखाता इसे। जरजान गुस्से से बोला, नहीं जर, आप भूल रहे हैं कि वो शानज़े भाभी का भाई भी है और मैं नहीं चाहती कि यहाँ फजूल में कोई ड्रामा हो। महर संजीदगी से बोली। जरजान खामोश हो गया। ज़रा मुझे आइसक्रीम खानी है ज़र, मुझे आइसक्रीम खानी है। महर की बात पर जरजान से गोरा, प्रिंसेस लोग क्या कहेंगे कि दुल्हन आइसक्रीम खा रही। हाँ तो आइसक्रीम खाना कौन सा गुनाह है? ज़र प्लीज़ जाओ ना, मुझे अभी खानी है। वो ज़िद्दी लहजे में बोले, अच्छा जा रहा हूँ। जरजान ने कहा। फिर वो दोनों ने आइसक्रीम खाई, बहुत सारी पिक्चर्स भी बनवाई। रात को 11 बजे फंक्शन ख़त्म हुआ। 8 साल बाद वो चेयर पर बैठी गुस्से से इन सबको देख रही थी। मुलाजिमीन इसके सामने सर झुकाए खड़े थे। मेरा जूस कहाँ है? इसने रज़िया को मुखातिब किया। ये रहा बीबी जी। रज़िया ने फ़ौरन जूस का गिलास इसके सामने रखा। मेरे नूडल्स कहाँ हैं? इसने फिर से पूछा। वो जी अभी नहीं बने। रज़िया सर झुकाए बोली। क्यों नहीं? मैं आहत के लिए नाश्ता बना रही थी जी। वो आस्था से बोली। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पहले इस आहत को नाश्ता देने की? बोलते हुए उसने गुस्से से गुलदान दीवार पर दे मारा। सब नौकर सहम के चलो जाओ यहाँ से। अगर तुम चारों में से किसी ने मुझे अपनी शक्ल भी दिखाई ना तो गोली से उड़ा दूंगी। इसने गुस्से से कहने पर नौकर वहाँ से खिसक गए। इसने इन सब की पुष्ट को गोरा और जूस पीने लगी। ये थी जरजान शाह और महर जरजान शाह की क्यूरसी 7 साल की बेटी अनादिल जरजान शाह, जो शक्ल सूरत से तो जरजान पर गई थी, लेकिन इसकी आदत बिल्कुल महर की तरह थी। फ़र्क इतना था कि पहले जरजान एक को संभालता था, लेकिन अब वो 2 को संभालता है। वो लाउंज में बैठी हुई थी। जब महर वहाँ आई तो, दिल तुम यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में ढूंढ रही थी। महर ने इससे मुखातिब किया। क्या हुआ मम्मा, मुझे क्यों ढूंढ रही थी? अनादिल ने पूछा। क्या हुआ बेटी, तुम्हारी बेटी का क्या हुआ? मेरी बेटी का मूड क्यों ऑफ है? महर ने पूछा। कुछ नहीं मामा, बुआ ने मुझे नूडल्स नहीं बना कर दिए। उन्होंने पहले आहत को नाश्ता बना कर दिया। वो मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा छोड़ो, मैं अपनी जान को खुद नूडल्स बना कर दूंगी, लेकिन अभी चलो बाहर, मौसम बहुत अच्छा है, बारिश होने वाली है। महर ने कहा। वाह, बारिश होने वाली, कितना मज़ा आएगा। नादिल खुशी से बोली। हाँ अब इससे पहले कि तुम्हारे पापा या फिर तुम्हारे जहान मामू यहाँ आ जाएं, चलो चलते हैं। महर की बात पर वो सर लाते हुए महर के साथ बाहर निकल गई। इन दोनों को बाहर आए हुए कुछ ही देर हुई थी कि बारिश शुरू हो गई। वो दोनों बारिश में खड़ी हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? जरजान की आवाज़ पर वो दोनों उछली। लो आगे मेरे हिटलर पापा। नादिल के कहने पर महर ने से घुरा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम इस दफ़ा भी आपके कहने पर बारिश इंजॉय नहीं करेंगी तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आपको भी इंजॉय करना है तो आ जाएं, वरना वही खड़े रहे। महर बोली। तुम दोनों माँ बेटी बिल्कुल पागल हो। अगर बीमार होगी तो जरजान परेशानी से बोला। पापा आप भी आ जाओ, तीनों मिलकर बीमार होते हैं। नादिल मज़े से बोली। अनाद भी और महर चलो अंदर। जरजान ने सख्ती से बोला। नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे। महर बोली। जरजान आगे बढ़ा और महर को अपनी बाहों में उठा लिया। चलो अनादिल, वो अनादिल को बोलकर आगे बढ़ गया। ज़र मुझे नीचे उतारे। महर कोफत से बोली। बिल्कुल नहीं। जरजान बोला। अनादिल भी उनके ही पीछे थी, क्योंकि वो महर के बगैर तो बारिश एंजॉय कर ही नहीं सकती थी। कमरे में आकर जरजान से उतार दिया। चलो जल्दी से तो चेंज करो तुम दोनों। जरजान के कहने पर महर मुंह बनाती कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई, जबकि नादिल अपने रूम में चली गई। जरजान बेड पर बैठा मैच देख रहा था, साथ साथ महर को भी देख रहा था, जो मुंह फुलाए बैठी हुई थी। पिंक फ्रॉक, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में झुमकी, वो बहुत प्यारी लग रही थी। तभी आहत वहाँ पर आए। बड़ी मामा कहते हुए वो महर की गोद में बैठ गया। बड़ी मामा की जान, अब आ रहे हो? सुबह से कहाँ थे? महर प्यार से बोली। वो मैं दादों के पास था। इसका इशारा मायरा बेगम की तरफ था। बड़ी मामा मुझे आपका फ़ोन चाहिए, मुझे गेम खेलनी है। आहत की बात पर महर ने मुस्कुराते उससे अपना फ़ोन दे दिया। नादिल वहाँ आई तो आहत को महर की गोद में बैठा देखकर इसे गुस्से से घूरने लगी। अभी तुम मामा की गोद में क्यों बैठे हो? नादिल ने पूछा। मैं गेम खेल रहा हूँ। आहत मसरूफ़ से अंदाज में बोला। ये मेरी मामा का फ़ोन है, मुझे तो। नादिल बोली। या नादिल बेटा, बुरी बात है, आप अपने पापा का फ़ोन ले लो ना। महर बोली। मामा आप आहत को मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं ना? नादिल ने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे भी प्यार करती हूँ और आहत से भी। महर मुस्कुराते हुए बोली तो नादिल भी बेड पर महर के साथ बैठ गई। जरजान मोहब्बत पार नज़रों से महर को देख रहा था। महर की नज़र जरजान पर पड़ी तो उसने गुस्से से मुंह फेर लिया। मतलब साफ था वो अभी तक नाराज़ है। तभी जहान वहाँ आया। हाय चुड़ैल, वो महर को बोला। आइए आइए, आप ही की कमी थी। महर मुंह बनाते हुए बोली। बड़ी मामा आपको एक बात बताऊं? आहत ने कहा। हाँ बताओ बड़ी मामा। आप दोनों जब बारिश में नहा रही थी ना, तब चाचू ने बड़े पापा को बताया था कि आप दोनों बाहर हो। आहत की बात पर जहान गड़बड़ा गया। बड़ी मामा के चमचे जहान से गोरा। जहान मामू, आपने मुझसे पंगा लेकर बहुत गलत किया है। देखना एक दिन मैं
आपसे बदला ज़रूर लूँगी। नादिल बोली, हाँ हाँ छोटी चुड़ैल, तुम मुझसे बदला लोगी? जहाँ हंसते हुए बोला, बिल्कुल, आपके शादी वाले दिन आपकी दुल्हन को किडनैप कर लूँगी। नादिल की बात पर जहान का मुँह खुल गया, जबकि ज़रजान ने मुश्किल अपनी हंसी कंट्रोल की। लो जी, एक चुड़ैल कम थी जो दूसरी भी पैदा होगी। ज़रजान बेटा, तू तो बहुत जल्द पागल खाने में पहुंचने वाला है। जहान बोला, चुप करो तुम सब। अहद और दिल, तुम चलो मेरे साथ किचन में, हम नूडल्स बनाएंगे। महर ने अहद को गोद में उठाया और नादिल का हाथ पकड़कर नीचे चल दी। इन 8 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। शहरयार और अबिहा की शादी हो गई थी। इन दोनों की 2 साल की बेटी हानिया थी। नायला बेगम ने इन 8 सालों में किसी से कोई रब्ता नहीं किया था और ना ही यहाँ से किसी ने इनसे रब्ता किया। शांजे और शावेज का एक बेटा अहद था और अब वो फिर से माँ बनने वाली थी। महक और आयजा डॉक्टर बन चुकी थी। सरसे में महर भी काफ़ी बदल गई थी। नादिल की पैदाइश के बाद इसने मशर की लिबास पहना शुरू कर दिया था और कुकिंग भी सीख ली थी। अब वलीद भी महर के साथ इसका बिजनेस देखता था। इन दोनों को महर नूडल्स खिलाकर आसिया बेगम के कमरे में छोड़ा या फिर अपने कमरे में चली गई। वो रूम में आई तो जहान जा चुका था और ज़रजान इसी पोजीशन में बैठा था जिसमें वो छोड़कर गई थी। वो भी बेड पर बैठ गई। मेरी प्रिंसेस नाराज़ है? ज़रजान ने पूछा। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको? महर की बात पर ज़रजान मुस्कुराया। इधर आओ। उसने महर को अपने साथ लगाया, उसके सर पर बोसा दिया। महर मुस्कुरा दी इसके मनाने के अंदाज पर। मामा पापा आप दोनों मुझे हमेशा भूल जाते हैं। नादिल वहाँ आकर बोली, आ जाओ मेरी प्यारी सी डोर। ज़रजान बोला। नादिल इन दोनों के दरमियान घुस गई। वो चाय का कप उठाए जैसे ही किचन से बाहर निकली, सामने का मंजर देख इस पर हैरतों के पहाड़ टूटे। लाउंज में महर बैठी हुई थी। 8 साल बाद वो शाहवेला के किसी फर्द को देख रही थी। तुम यहाँ? नायला बेगम हैरजरा सी बोली। महर खामोश रही। ऐसा मशल जो अभी भी लाउंज में दाखिल हुए थे महर को देखकर हैरान रह गई। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। महर बोली, बोलो, मैं सुन रही हूँ। नायला बेगम ने कहा, मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई थी या फिर शुरू से ही आप मुझसे नफरत करती थी? महर के सवाल पर वो सर झुका गई। आपको क्या लगता है पुप्पो, क्या मैं कुछ नहीं जानती? क्या मैं नहीं जानती कि आप और मशल ने जानबूझकर स्टोर रूम में आग लगाई थी? इस दिन मशल ने वो अंगूठी मुझे फंसाने के लिए मेरे रूम में रखी थी। मुझे घर वालों की नज़र से गिराने के लिए आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया? क्यों पुप्पो, क्यों किया आपने ऐसा? सिर्फ मुझसे ही नहीं, आप तो शाहवेला के सब लोगों से ही नफरत करती थी। तुमसे नफरत इसलिए करते थे क्योंकि तुम हमेशा हमारे रास्ते में आ जाती थी। नायला बेगम की बजाय मशल बोली। कौन सा रास्ता मशल? वो रास्ता जो था ही गलत, जिस रास्ते पर चलने से आप सबको जायदाद तो मिल जाती लेकिन आप सब अपनों को खो देते। मैं शुरू से ही आप सबका मकसद जानती थी और अगर मैं चाहती ना तो पहले दिन ही दादा हुक्म को सब कुछ बताकर आप तीनों को घर से निकलवा देती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानती हो क्यों? महर ने एक डायरी मशल की तरफ बढ़ा दी। क्या है ये? मशल ने पूछा। ये डैड की डायरी है, जो मुझे इनके रूम में मिली थी। और जानती हो इसमें क्या लिखा है? इसमें आप सब के बारे में लिखा है, आप सब की नफ़रत के बारे में, कि आप तीनों हम सब से कितनी नफ़रत करते हैं सिर्फ जायदाद की खातिर। इसमें डैड ने लिखा था कि मैं इस घर को कभी बिखरने ना दूं, शाह ख़ानदान में किसी को भी अलग ना होने दूं। ये डायरी मैंने और ज़र ने पढ़ी थी और इस दिन से हमने सोच लिया था कि हम डैड की ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। मैं आप तीनों से नफ़रत नहीं करती थी, सिर्फ आपको गलत करने से रोकती थी। मुझे यकीन था एक ना एक दिन आपको अपनी गलतियों का एहसास ज़रूर होगा और इस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। सिवाय पछतावों की आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अरे आप एक बार मुझसे कहती तो सही, मैं दादा हुक्म से कहकर जायदाद में से कुछ हिस्सा आप तीनों के नाम करवा देती, लेकिन नहीं, आप सब तो जायदाद के लालच में इतने अंधे हो गए कि अबिहा जो आपका खून था इसका मुस्तकबिल भी बर्बाद करने चले थे। पता है मशल, तुम में और अबिहा में क्या फ़र्क है? इसने कभी किसी का हक छीनने की कोशिश नहीं की। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो वो मुझसे मांग लेती थी। इसने कभी नाजायज़ तरीके से इस चीज़ को हासिल करने की कोशिश नहीं की। हम में से किसी को भी आप तीनों से नफरत नहीं थी, लेकिन आप सबकी हरकतों की वजह से हमें आपको घर से निकालना पड़ा। 1 मिनट के लिए खुद को महक की जगह रखकर सोचो मशल, अगर तुम इसकी जगह होती और कोई तुम्हारी बोली लगा रहा होता तो? महर की बात पर मशल ने तड़प कर से देखा। सोचने से भी डर लगता है ना? अगर सिर्फ सोचने से तुम्हारी रूह कांप रही है तो सोचो महक की क्या हालत हुई होगी जब लोगों ने इसकी बोली लगाई होगी। कितने नामहरम की बुरी नज़र इस पर पड़ी होगी। क्यों किया आप सब ने ऐसा? महर गुस्से से बोली। खैर मैं भी किन से दिमाग खपा रही हूँ, तुम सब के ज़मीर तो मर चुके हैं। महर बोलकर वापस जाने लगी। रुको महर, ऐसा बोला, हमें माफ़ कर दो महर, हम दौलत के लालच में पागल हो गए थे, सही गलत का फ़र्क भूल गए थे। ऐसा बोला। हाँ महर बेटा, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हम जानते हैं कि हमारी गलतियाँ माफ़ी के काबिल नहीं हैं, लेकिन तुम माफ़ कर दोगी तो खुदा भी माफ़ कर देगा। नायला बेगम बोली। प्लीज़ महर, मशल ने भी इल्तिजा की। एक शर्त पर, अगर आप तीनों भी हमारे साथ शाहवेला में रहें तो
बेशक अभी अपनी ज़िंदगी में खुश है, पर वो आप तीनों को बहुत मिस करती है और शाह ख़ानदान आप तीनों के बगैर अधूरा है। मेहर की बात पर इन तीनों ने सर हाँ में हिला दिए। सब लोग लाउंज में बैठे बातों में मसरूफ़ थे। जब मेहर वहाँ आई, सबने हैरानी से मेहर के पीछे खड़े इन तीनों को देखा। प्रिंसेस ये ज़रजान ने कुछ कहना चाहा। जब मेहर बोली, इन्हें मैं यहाँ लाई हूँ, इन्हें इनकी गलतियों का एहसास हो गया और मैंने इन तीनों को माफ़ कर दिया और आप सब भी इन्हें माफ़ कर दें। मेहर बोली। नाला बेगम आगे बढ़कर आसिफ बेगम के गले लगी। फिर सब ने इन तीनों को दिल से माफ़ कर दिया था। शाहविला में खुशियाँ फिर से लौट आई थी। मामा आप कहाँ चली गई थी? मैं कब से आपका वेट कर रही थी। अनादिल बोली। मेहर ये तुम्हारी और ज़रजान की बेटी है? मशल ने हैरत से पूछा। हाँ ये हमारी बेटी है अनादिल। मेहर मुस्कुराते हुए बोली। फंक्शन ख़त्म हो चुका था। मेहर चेंज करके अब आईने के सामने खड़ी थी। जब अनादिल और ज़रजान बेड पर बैठे बातों में मसरूफ़ थे। बेटा मैं किचन में जा रही हूँ, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? मेहर ने अनादिल से पूछा। मामा मुझे जूस पीना है, अनादिल ने कहा तो वो सहलाते हुए बाहर निकल गई। पापा आपसे एक बात पूछूं? मेहर के जाने के बाद अनादिल ने पूछा। पूछो। ज़रजान बोला। पापा मेरी मामा इतनी अच्छी क्यों है? अनादिल बोली। मामा तो सबकी अच्छी होती हैं, सब मामा अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हैं। ज़रजान मुस्कुराते हुए बोला। नहीं पापा मैं वो नहीं पूछ रही थी। आज मामा ने जान मामू की शादी महक फूफो से करवा दी। मामा कितनी अच्छी है ना, वो सबका ख्याल रखती हैं। अनादिल मुस्कुराते हुए बोली। हाँ ये तो है, तुम्हारी मामा तो सबसे अच्छी हैं, वो सबकी खुशी का ख्याल रखती हैं। जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम भी अपनी मामा जैसी बनना। ज़रजान बोला। पापा मैं मामा जैसी कभी नहीं बन सकती। मैं तो क्या कोई भी मेहर ज़रजान शाह जैसा नहीं बन सकता। मेहर ज़रजान शाह सिर्फ एक है और एक ही रहेगी। अनादिल की बात पर ज़रजान हैरान रह गए। अनादिल इससे इतनी गहरी बात की उम्मीद नहीं थी। मेरी डॉल ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीख ली हैं? ज़रजान ने इसके सर पर बोसा दिया। क्या बातें हो रही हैं बाप बेटी में? मेहर रूम में दाखिल हुई। ये लो दिल। मेहर ने इसे जूस का गिलास पकड़ाया। नादिल जूस पीने लगी जबकि मेहर इसके बाल ठीक कर रही थी। अनादिल के बाल भी मेहर के बालों की तरह लंबे और घने थे। अचानक मेहर को वलीद का ख्याल आया। वलीद कल से इसे नजर नहीं आया था। वो उठकर बाहर निकल गई और वलीद के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसने आसा दरवाज़ा खोला। वलीद बेड से टेक लगाए नीचे बैठा था। मेहर को इसकी हालत पर तरस आया। बिखरे बाल सुर्ख आंखें वो आस्ता से चलती हुई वलीद के पास गई। वली ये क्या हाल बनाया है तुमने और यहाँ क्यों बैठे हो? उठो ऊपर बैठो। वलीद ने खाली नज़रों से इसे देखा। चलो उठो। इसने ज़बरदस्ती वलीद को उठाकर बेड पर बैठाई। ये सब क्या है वली? तुमने कल से कुछ नहीं खाया। तुम्हें अंदाज़ा है छोटी मामा तुम्हारी वजह से कितनी परेशान है? मेहर ने कहा। प्लीज़ आप ही मुझे अकेला छोड़ दें। वलीद बोला। क्यों छोड़ दूँ तुम्हें अकेला? कल से अकेले रह रहकर दिल नहीं भरा तुम्हारा? मेहर गुस्से से बोली। आप ही मुझे मेरी मोहब्बत क्यों नहीं मिली? वो खोया खोया सा बोला। मुझे एक बात बताओ वली, अगर मेहर की शादी तुम्हारे साथ हो जाती और वो तुम्हारे साथ खुश ना रहती तो क्या करते तुम? हाँ वो रहती तो तुम्हारे साथ, लेकिन इसके दिल में कोई और होता तो क्या तुम्हें अच्छा लगता? नहीं ना। तुम्हें दुख होता। ना वो खुश रहती ना तुम खुश रहते। मोहब्बत सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं है वली, मोहब्बत तो ला हासिल भी है। सिर्फ एक दफ़ा तुम महक की खुशी के बारे में सोचो। वो जहाँ के साथ कितनी खुश होगी ना, जिससे हम मोहब्बत करते हैं ना, इससे हम खुश देखना चाहते हैं। और तुम ये मत सोचो कि वो तुम्हें नहीं मिली। तुम ये सोचो कि वो जहाँ के साथ बहुत खुश है और अगर इसकी शादी तुमसे होती तो क्या वो तुम्हारे साथ खुश होती? वलीद ने नफ़ी में सलाह लाया। तो वली तुम इस वक्त सिर्फ ये सोच रहे हो कि महक तुम्हें नहीं मिली। तुम महक की मोहब्बत में इन लोगों को कैसे भूल सकते हो जो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और इस वक्त तो वो तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। मेहर की बात पर वलीद सर झुका गया। चलो शाबाश तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। मेहर की बात पर वलीद ने सर हिला दिया और मेहर भी बाहर निकल गई। अनादिल अपने कमरे में आ गई। इसने मेहर की सारी बातें सुन ली थी और अब इससे अपनी मामा पर प्राउड फील हो रहा था। सच में मेरी मामा जैसा कोई नहीं है, वो मुस्कुराते हुए बोली थी। सुबह मेहर की आंख अनादिल की चीख से खुली। वो तेज़ी से नीचे बढ़ गई। सामने का मंजर देखकर मेहर लड़खड़ाई। राना और इसके आदमी लॉन्च में खड़े थे। राना की पिस्तौल का रुख अनादिल की तरफ था। राना मेरी बेटी को छोड़ दो समझे। ज़रजान गुस्से से बोला। आइए आइए मेहर, ज़रजान शाह आपका ही का इंतज़ार था। वो मेहर को देखते हुए बोला। राना तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, मेरी बेटी को छोड़ दो। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी समझे। मेहर बोली। तेरी बेटी की मौत मेरे हाथों में लिखी है। राना ने कहा। और अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती हो तो फिर मैं तुझे मार देता हूँ या फिर तेरे शोहर को। राना बोला। ठीक है तुम्हें मारना ही है ना तो मुझे मार दो, चलाओ गोली। मेहर बोली। प्रिंसेस नहीं तुम पागल हो गई हो क्या? ये क्या बोल रही हो? राना नहीं तुम गोली मत चलाना प्लीज़, तुम मुझे मार दो लेकिन मेरी बीवियाँ बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। ज़रजान की बात पर राना मुस्कुराया। अचानक राना ने गोली चला दी। सबने ज़ोर से अपनी आंखें बंद कर ली। मेहर ने आशा से आंखें खोली तो हैरान रह गई। राना ने दीवार पर गोली चलाई थी। गोली किसी को भी नहीं लगी थी। इसने हैरानगी से ज़रजान की तरफ देखा। राना ने नादिल को छोड़ दिया। मामा वो भागकर मेहर से चिपक गई। सब राना को देख रहे थे जो मुस्कुरा रहा था। राना ने पिस्तौल नीचे फेंक दी और घुटनों के पास ज़मीन पर बैठ गया। नहीं मारूंगा मैं तुम में से किसी को भी। इस दुनिया को तुम दोनों की ज़रूरत है। राना बोला। मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत से दुश्मन आए जिन्होंने मेरा कारोबार ख़त्म करना चाहा। मैंने सबको मार डाला और फिर तुम दोनों आए। तुम दोनों को भी मारने की कोशिश की लेकिन हमेशा नाकाम रहा। तुम्हें मारने लगूँ तो तुम्हारा शोहर तुम्हें बचा लेता और तुम्हारे शोहर को मारने लगूँ तो तुम इससे बचा लेती।
मैंने सोचा कि तुम दोनों को अलग कर देता हूँ, आखिर कभी तो तुम दोनों के रिश्ते में दरार आएगी, लेकिन नहीं, तुम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है, तुम दोनों के इश्क में बहुत ताकत है। 12 साल हो गए, मैं इंतज़ार करता ही रह गया और तुम दोनों के रिश्ते में इतनी सी भी दरार नहीं आई। मैं राना, जिसने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, कभी किसी से नहीं हारा। आज तुम दोनों इश्क के सामने हार गए, आज तुम दोनों के इश्क के सामने हार गया। चाहो तो मुझे मार दो या फिर मुझे पुलिस के हवाले कर दो। राना ने कहा। फिर जरजान ने इसे पुलिस के हवाले कर दिया। 1 महीने बाद आज शाहवेला में पार्टी थी। शाह खानदान के सब लोग पार्टी में मौजूद थे। शाह खानदान में खुशियां वापस लौट आई थी। महर, जो आसिया बेगम से कोई बात कर रही थी, अचानक इसकी नज़र सामने पड़ी। महर ने इस पार्ट चेहरे से देखा। शायद मेरी मौत का वक़्त आ गया, महर आस्था से बोली। महर आस्था से चलती हुई जरजान के पास गई, उसके गले लग गई। जरजान, जो फ़ोन में बिजी था, पहले तो हैरान रह गया, फिर इसने मुस्कुराते हुए महर के गिर्द बाजू हायल कर दिए। एकदम फिजा में फायर की आवाज़ गूंजी। सब साकत रह गए। पूरे घर में एकदम सन्नाटा छा गया। जरजान को अपने हाथों में नमी महसूस हुई। इसने हैरानगी से महर की कमर से हाथ हटाकर देखा। जरजान का हाथ खून से भर चुका था। इसने बेयकीनी से महर को देखा। अचानक फिर से गोलियां चली। एक गोली जरजान के सीने में लगी और एक बाजू में। महर और जरजान एक साथ नीचे गिरे। महर, जरजान सब भागते हुए इन दोनों के पास आए। महर, जरजान बेटा उठो। आसिया बेगम रोते हुए बोली। मामा पापा नादिर रो रही थी। महर ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए। हम मर जाएंगे लेकिन हमारा इश्क कभी नहीं मरेगा, हमारे इश्क की दास्तान हमेशा जिंदा रहेगी, लोगों के दिलों में, लोगों की ज़बानों पर। महर अटक कर बोल रही थी। एकदम महर चुप हो गई। इसकी और जरजान की सांसों की डोर टूट चुकी थी। इन दोनों के वजूद साकत हो चुके थे। महर का हाथ जरजान के हाथों में था। निभा लिया आज मैंने अपना वादा, थाम कर तेरा हाथ अपनी आखिरी सांस तक। और यहाँ पर नावल शुरू हुआ, ख़त्म हुआ। नावल का नाम था इश्क की दास्तान और इसकी राइटर हैं ईशा मलिक। तो ये बहुत ही हल्का फुल्का और एक लाइट सी स्टोरी थी, लेकिन लास्ट में महर को और जरजान को मारना नहीं चाहिए था, क्योंकि इसका कोई तुक ही नहीं बनता, क्योंकि सारे तो दुश्मन मर चुके थे और राना भी गिरफ्तार हो चुका था। तो अब इन दोनों का कत्ल किसने किया था? तो आपको को भी क्या लगता है कि महर को और जरजान को मरना चाहिए था और इसका पार्ट 2 होना चाहिए कि नहीं? अगर होना चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा लाजमी। अल्लाह हाफिज़।